चवन टिया की टैकलीफिन। सुबह टिया का घर। सुबह सुबह पानी मुंह पे फेंके जाने के साथ टिया की नींद खुली। उसके ऊपर पानी डालने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन लिप्सा थी। चल उठ महारानी, सारा काम कौन करेगा? लिप्सा चिल्लाए। ये रोज का था। टिया देखने में बेशक दुबली पतली थी लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। भगवान ने उसे इतना मासूम और प्यारा चेहरा दिया था कि कोई भी उसे देखकर अपने होश खो बैठता था। लेकिन टिया के चेहरे की तरह उसकी किस्मत खूबसूरत नहीं थी। कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का अव्यांश, जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी, वो उसे छोड़ चुका था क्योंकि वो उसे खुद को हाथ नहीं लगाने देती थी और उसके 52 वर्षीय पिता, जिनसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उन्होंने पिछली रात ही टिया की सौतेली माँ और सौतेली बहन की बातों में आके उसे बेरहमी से पीटा था। टिया ने खुद की हालत देखी। उसके गालों पर थप्पड़ के निशान थे, शरीर पर मारने के निशान थे। अपनी सौतेली माँ और बहन से तो वो पहले ही नफरत करती थी, लेकिन आज अपने पिता से भी हो गई थी। उसकी सौतेली माँ ईदिया बहुत शातिर औरत थी। वो हमेशा टिया के पापा हृदय के सामने टिया के साथ प्यार से पेश आती थी। लिप्सा भी एक आदर्श बड़ी बेटी और प्यार करने वाली बहन होने का ढोंग करती थी। हृदय घर में ज्यादा नहीं रहते थे। वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। वो के कंपनी के ओनर के मैनेजर थे। टिया को हमेशा लगता था कि पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, पर कल रात वो भ्रम भी टूट गया। उसके पापा ने उस पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं पूछा कि वो लड़का जो पकड़ा गया था, क्या वो सच में उसका बॉयफ्रेंड था भी या नहीं। बस लिप्सा का रोना धोना सुनकर ही उसे पीटना शुरू कर दिया, और सच ये था कि वो लड़का टिया का नहीं बल्कि लिप्सा का बॉयफ्रेंड था। गुस्से में चिल्लाते हुए हृदय ने कहा, तूने एक बार भी मेरी इज्जत की नहीं सोची। आज तूने साबित कर ही दिया कि तू मेरी नाजायज औलाद है। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरी हर जरूरत को पूरा किया और उसका ये सिला दिया तूने मुझे। एहसान फरामोश। बचपन से ही टिया अपनी सौतेली माँ और बहन का जुल्म सह रही थी, लेकिन उसे लगता था कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आज उन्होंने भी साबित कर दिया था कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो बस उनकी एक गलती है जिसका बोझ वो आज तक ढो रहे हैं। इस छोटी उम्र में टिया को आज जिंदगी के दो सबसे बड़े धोखे मिले थे। पहला, जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। और दूसरा, उसके पापा ने आज कह दिया था कि वो उनके लिए बस एक बोझ है। ये सारी बातें टिया के दिल और दिमाग में घूम रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। टिया को देख के लिप्सा बोली, अब अगर और मार नहीं खानी है तो ये रोना धोना बंद करो और सीधे काम पर लग जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, टिया रोते हुई बोली। तभी अंदर आते हुए उसकी सौतेली माँ ने कहा, लगता है रात की मार से पेट नहीं भरा और मार खानी है क्या? टिया रोने लगी तो लिप्सा ने उसके बाल पकड़ लिए और बोली, अगर पापा को कुछ भी बताया ना तो तुझे घर से निकलवा दूंगी। बड़ी आई मेरे पर्सनल मामले में टांग अड़ाने वाली। सुना है तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दे दिया। तू है ही इस लायक। चल अब ज्यादा नाटक मत कर और सीधे काम पर लग जा, वरना पापा से अगली शिकायत ये करूंगी कि तूने मुझ पे हाथ उठाया। खुद को संभालते हुए टिया बोली, मैं जल्दी से काम कर देती हूँ। दर्द में कराहती हुई टिया किसी तरह से बिस्तर से निकली और बाथरूम से फ्रेश होकर सीधा किचन में चली गई। उसके पापा सुबह सुबह ही एक ऑफिस टूर पर शहर से बाहर जा चुके थे। टिया को अब कुछ दिन अकेले ही इस माँ बेटी के साथ रहना था, इसीलिए जो वो कहें वही करने में भलाई थी। टिया के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो सुसाइड कर ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। घर का सारा काम करके भूखी वो अपने कमरे में आ गई। उसे खाना बनाने की इजाजत थी, खाने की नहीं। अकेली अपने कमरे में बैठी टिया रोते हुए बोली, मम्मा आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास चली गई? मुझे क्यों अपने साथ नहीं ले गई? मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं उनकी नाजायज औलाद हूं ना। वो दोनों भी मुझे बहुत मारते पीटते हैं। वो मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते। वो तीनों बहुत बुरे हैं। आई प्रॉमिस मम्मा, मैं एक दिन बहुत रिच बनूंगी, फिर दिखाऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। ये कहकर टिया एक बार फिर रोने लगी। टिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर में उसको ये लोग जीने नहीं देंगे और कॉलेज में सहाना राय उसका इंतजार कर रही होगी। सहाना राय टिया के कॉलेज की एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी और बहुत अमीर भी। टिया को छोड़ के अव्यांश अब सहाना के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। जब उसने सहाना का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था तब पूरे कॉलेज के सामने सहाना ने टिया का मजाक उड़ाया था, उसे बहुत बेइज्जत किया था। सब लोग टिया पर हंसने लगे थे। टिया को अपने लिए आवाज उठानी नहीं आती थी। वो सिर्फ चुप करके सब दुख सहना जानती थी। उसके भोलेपन का कोई भी फायदा उठा सकता था। और क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन उसे पैसे नहीं देते थे, वो कॉलेज की कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा चलाती थी। पैसों की कमी की वजह से उसने एक साल गैप भी लिया था। वो जैसे तैसे करके अपने कॉलेज की फीस भरकर पढ़ाई कर रही थी। वो सेकंड ईयर आर्ट्स की स्टूडेंट थी और क्योंकि वो टॉपर थी इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। कुछ दिन बाद एक रात नाइट क्लब बार में लिप्सा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उस नाइट क्लब में कुछ बिगड़े हुए अमीरजादे लड़के भी थे जो नशे में धुत थे। उनकी नज़र लिप्सा पर पड़ी जो छोटे कपड़े पहने नशे में झूम रही थी। वो उसे बुरी नज़र से देखने लगे। जब लिप्सा बाथरूम की तरफ जाने लगी तो वो लड़के भी उसके पीछे पीछे गए और उन्होंने लिप्सा को पकड़ लिया। जैसे ही उन लड़कों ने उसे पकड़ा उसका सारा नशा उतर गया। एक लड़का बोला, हे बेबी कम ऑन लेट्स एंजॉय। तो दूसरा लड़का बोला, आज की रात हसीन बनाते हैं बेबी, हमारे साथ चलो। वो सभी नशे में धुत थे। लिप्सा गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो। तीसरा लड़का बोला, ऐसे कैसे जाने दे बेबी, कम ऑन यार, यू आर सो ब्यूटीफुल, एंजॉय।
तो लिप्सा खुद को बचाने के लिए अचानक से बोली, मेरी एक छोटी बहन है जो बहुत खूबसूरत है, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, तुम उसके साथ एंजॉय कर सकते हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो लड़का लिप्सा को गंदी नजरों से देखते हुए बोला, ऐसा क्या, जरा देखें तो सही। लिप्सा ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपना फोन निकला और तिया की फोटो उन लड़कों को दिखाते हुए बोली, ये मेरी बहन है, बहुत खूबसूरत है ना। सब लड़के तिया की फोटो देखने लगे। तिया की फोटो देख के उनकी नीयत खराब हो गई। वो बोले, ठीक है, तुम्हारी बहन कहाँ है? लिप्सा घबराते हुए बोली, वो तो घर पे है, उसे बुलाना पड़ेगा। तो दूसरा लड़का लिप्सा को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो बुला, किसने मना किया है? लिप्सा ने उनकी आंखों में तिया के लिए हवस देख ली थी। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, उसके लिए कुछ रिश्वत देनी होगी। तो उन चारों में से एक लड़का बोला, जब तू अभी यहाँ हमारे पास है तो हम तेरी बहन के लिए रिश्वत क्यों दें? ये कहकर उस लड़के ने लिप्सा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। लिप्सा खुद को हौसला देते हुए थोड़ा सा मुस्कुराए और बोली, मैं तो मिल जाऊंगी लेकिन मेरी बहन, जो तुम सबने देख ही लिया है कि कितनी खूबसूरत है, वो नहीं मिलेगी। उनमें से एक दूसरा लड़का लिप्सा को घूरते हुए बोला, तो तुम अपनी बहन को बेचना चाहती हो? लिप्सा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा ही कुछ समझ लो। तो दूसरा लड़का बोला, 2 सेकंड पहले तक अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी और अब अपनी बहन का भाव सेट कर रही है। कितना चाहिए? लिप्सा बोली, 50 लाख। ये सुन के उन चार में से 3 लड़कों की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन वो चौथा लड़का जो अब तक लिप्सा के पास नहीं आया था, वो चुप रहा और लिप्सा को देखता रहा। लिप्सा भी उसे देख रही थी। ये लड़का दिखने में बहुत अमीर था। कुछ ही पल बाद वो बोला, डन। लिप्सा हैरान थी लेकिन उसने यह अपने चेहरे पे जाहिर नहीं होने दिया। उस लड़के ने अपनी चेकबुक निकाली और 50 लाख का चेक काट के लिप्सा को दे दिया और बोला, बुलाओ अपनी बहन को। लिप्सा उस लड़के को देख के मुस्कुराए और बोली, शो। और उसने तिया को कॉल लगाया। तिया ने कॉल उठाया तो लिप्सा रोने का नाटक करते हुए बोली, तिया प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तिया ने लिप्सा को रोते हुए सुना तो वो घबरा गई और उसने पूछा, क्या हुआ दी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? लिप्सा ने बुरी तरह से रोते हुए जवाब दिया, प्लीज जल्दी से नाइट क्लब आ जाओ, मुझे बचा लो तिया प्लीज। तिया हड़बड़ा गई और बोली, मैं आ रही हूँ। ये सुन के लिप्सा ने फोन काट दिया और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया और उसने उन लड़कों को देख के बोला, वो आ रही है। एक लिप्सा थी जो अपनी बहन की जिंदगी को अंधेरे में धकेल रही थी और एक तिया थी जो लिप्सा को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे नाइट क्लब बाज जा रही थी। तिया लिप्सा को इसलिए नहीं बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसकी बहन थी, बल्कि इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसके पापा की बेटी थी। तिया नाइट क्लब बार रिक्शा लेकर पहुंची। तिया कई बार वहां आ चुकी थी क्योंकि अक्सर लिप्सा नशे में धुत रहती थी, तो उसे वापस घर ले जाने के लिए तिया ही आती थी। वो अंदर गई, उसे लिप्सा दिखी, वो उसे देख के हैरान हो गई। लिप्सा वहां एकदम नॉर्मल बैठी लोगों से बात कर रही थी। तिया लिप्सा के पास गई और उसने पूछा, दी आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आप रो क्यों रही थी? तिया को देख के लिप्सा ने राहत की सांस ली। लिप्सा बोली, चलो बताती हूँ क्या हुआ है। लिप्सा उसे एक रूम में लेकर गई। वो प्राइवेट रूम था। अंदर जाकर उसने तिया को धक्का दे दिया और बाहर से रूम बंद कर दिया। तिया अंदर फर्श पर गिर गई। उसने अपने सामने 4 लड़कों को देखा जो नशे में धुत थे। एक लड़का बोला, यार ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है, आज तो अपनी रात सच में हसीन होने वाली है। उन चारों की भयानक हंसी सुन के तिया के दिल और दिमाग में डर का तूफान उठने लगा और तिया दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन वो दरवाजे तक पहुंच नहीं पाए। एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने पास ले आया। तिया खुद को छुड़ाने के लिए लाख मिन्नतें कर रही थी पर उस लड़के ने उसकी एक न सुनी। वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे थे। तिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर बाकी शोर शराबे में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। दी बचाओ, दी बचाओ, दी। तिया पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तभी एक लड़के ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और बोला, ज्यादा चिल्ला मत, तुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना? आज इस घमंड को तोड़ देंगे। एक लड़के ने तिया के कपड़े की बाजू फाड़ दी। तिया रोने लगी। उन लड़कों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। तिया का शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। उसकी हिम्मत टूट रही थी। तभी दरवाजा खुला। चारों लड़के दरवाजे की तरफ देखने लगे। तिया ने भी देखा, उन्हें फर्श पर एक परछाई दिखाई दी। फिर उन्होंने सर उठाकर देखा, एक आदमी अंदर आ गया था। तिया के मन में एक उम्मीद जागी। वो चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो। उस कमरे की डिम लाइट में उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। बस इतना दिख रहा था कि उस आदमी ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, एक व्हाइट शर्ट और साथ में ब्लैक टाई। उस आदमी ने तिया को देखा। तिया की हालत बहुत खराब थी। एक लड़का इस अजनबी को धमकाते हुए बोला, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। इस लड़की को हम लोगों ने 50 लाख में खरीदा है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में टांग ना अड़ाओ। तुम जानते नहीं हो मैं इस शहर के मेयर का बेटा हूँ। मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तिया रोते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा? उस कमरे में उस आदमी की आवाज गूंजी। ये सुनकर तिया की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। मेयर का लड़का बोला, तेरा टाइम हो गया हीरो, अब हमें अपनी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लेने दे। वो आदमी मुड़ के जाने लगा। वो चारों फिर से तिया की तरफ बढ़ने लगे। एक लड़का जिसने पहले से तिया के पैर पकड़ रखे थे वो उसको देख के बहुत ही गंदी तरह से हंसता हुआ बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा बेबी, लेट्स एंजॉय। तिया डर के मारे बेहोश हो गई। तभी मेयर के बेटे को एक जबरदस्त किक पड़ी और वो 10 कदम दूर जा गिरा। उसके तीनों दोस्त उसे देखने लगे। वो हैरान रह गए और देखते ही देखते उस आदमी ने चारों लड़कों की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी।
उस आदमी ने अपना कार्ड निकाला और उन अधमरे लड़कों के पास फेंकते हुए बोला, 50 लाख दिए थे ना तुमने इसके लिए, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे रहा हूँ, अपना इलाज करा लेना और इस रात को और इस बात को हमेशा के लिए भूल जाना। तभी वहां 5 आदमी और आ पहुंचे। ये लोग इसी खतरनाक आदमी के लिए काम करते थे। उनमें से एक बोला, कोई तूफान आया है क्या? वो ऐसे बोल रहा था जैसे सोकर उठा हो और अब भी नींद में ही हो। वो लड़का उस आदमी का भाई था। उन लोगों ने तिया को देखा। उस आदमी ने अपना कोट उतारा और तिया को ढक दिया। उसका भाई बोला, भाई लगता है सीरियस मामला है, इस लड़की को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, इसको अपने साथ ले चलते हैं, जब इसको होश आ जाएगा तो इसको इसके घर छोड़ देंगे, वैसे आप उठाओगे कि मैं उठाऊं? वो आदमी बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं। उसने तिया को अपने बाहों में उठा लिया। वो लोग वहां से बाहर निकल गए। बाहर 4 to 5 लग्जरी मर्सिडीज खड़ी थी। एक आदमी ने उस काले सूट वाले के लिए एक मर्सिडीज का दरवाजा खोला और वो खतरनाक आदमी टिया को अपनी बाहों में लिए गाड़ी में बैठ गया और उसके आदमियों ने दरवाजा बंद कर दिया। देखते ही देखते गाड़ियों का काफिला धूल का गुबार उड़ाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। इस काले सूट वाले के बारे में ऐसी अफवाह थी कि उसके पलक झपकाने से ही रातों रात लोग गायब कर दिए जाते थे। कौन था ये काले सूट वाला और उसने तिया को क्यों बचाया? कोई मसीहा था या ये भी था कोई शैतान जिसके चंगुल में अब तिया फंस चुकी थी? क्या तिया अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म से बच पाएगी? क्या उसकी जिंदगी में भी खुशियों की सुबह होगी? चट्टू अश्वट एरियन। देर रात मुंबई। वो अनजान आदमी टिया को अजीब नजरों से देख रहा था, जो गाड़ी की सीट पर उसके बगल में बेहोश पड़ी थी। जैसे गाड़ियों का काफिला शहर के ट्रैफिक को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा था, ये आदमी एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। उस आदमी का एक अलग ही रुतबा था। वो शहर का सबसे अमीर इंसान था। उसका मैं बिजनेस वेपन्स बनाना और उन्हें बेचने का था। वो इंडियन गवर्नमेंट को अपने वेपन्स देता था और विदेशों में भी उन्हें भारी कीमतों पर बेचता था। उसकी कंपनी के बनाए हुए वेपन्स की पूरी दुनिया में भारी मांग थी। विदेशी सरकारें उसकी कंपनी के बनाए हथियारों को खरीदने के लिए कितना भी पैसा बहाने को तैयार थी। वेपन्स के अलावा उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी था। यही नहीं, उसके कई और अलग अलग बिजनेस भी थे। वो इतना रिच और पावरफुल आदमी था कि उसे राजा कहना गलत नहीं होगा। उस आदमी की गाड़ियों का काफिला एक आलीशान घर के पार्किंग लॉट में जाकर रुका। 33 साल का ये नौजवान बहुत हैंडसम और चार्मिंग था। चाहे वो आम लड़की हो या फिर किसी अमीर घराने की बेटी, सब उस पर मरती थी। उसके नाम की दीवानगी हर लड़की के दिल में थी। हर कोई उससे शादी करना चाहती थी। पर इस आदमी के बारे में ये अफवाह थी कि उसे लड़कियां पसंद ही नहीं है, वो गे है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो आदमी ही था, बस वो लड़कियों से दूर रहता था। बिजनेस की दुनिया में इस वेपन्स किंग को एक नाम मिला था, मौत का देवता। वो सच में मौत का देवता ही था। अगर उसका दिमाग फिर जाता था तो वो सब कुछ रौंद डालता था। उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के खतरनाक वेपन्स और डिवाइसेस थे, मतलब वो एक हैकर भी था और इंडिया का वेपन्स किंग भी। वो था आर्यन खानदान का बड़ा बेटा, इहितार्यन का बड़ा पोता, अश्वत्थ इहितार्यन। आर्यन खानदान शहर का सबसे इज्जतदार खानदान था। अश्वत्थ का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम था आदित्य इहितार्यन। आदित्य अश्वत्थ से 8 साल छोटा था। उनके साथ उनका मैनेजर प्रत्यूष, पीए ओहस, सेक्रेटरी रचित और एक क्लोज फ्रेंड अभ्रम था और बाकी बॉडीगार्ड्स थे। अश्वत्थ के सभी साथी भी बहुत हैंडसम थे। अश्वत्थ और उसके साथ बाकी सब पार्किंग लॉट में गाड़ियों से उतरे। ये पार्किंग लॉट था अश्वत्थ आर्यन के घर, आर्यन पैलेस का। अश्वत्थ ने बेहोश तिया को अपनी बाहों में उठा लिया और घर के अंदर जाने लगा। तभी आदित्य परेशान होते हुए बोला, भाई सोच लो, दादाजी इस लड़की को देखेंगे तो बहुत से सवाल करेंगे, उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि आप ऐसे ही बिना बताए इस हालत में एक लड़की को उठा ले आए हो। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा। अभ्रम बोला, तेरे दादाजी चाहते हैं कि तू जल्द से जल्द शादी कर ले और तू इस लड़की को ऐसे। अश्वत्थ, छोटा भाई सही कह रहा है, वो बवाल मचा देंगे। मैं नहीं आ रहा, मैं तो सीधे घर जा रहा हूँ। ये कहकर अभ्रम भाग गया। अश्वत्थ बिना किसी बात पे ध्यान दिए तिया को लेकर घर के अंदर जा चुका था। अश्वत्थ के दादाजी, शहर के सबसे इज्जतदार शख्स, इहितार्यन का बस एक ही सपना था। वो मरने से पहले अपने पोते की औलाद देखना चाहते थे, पर अश्वत्थ शादी करने के लिए राजी ही नहीं था। और आज जब उनके सामने अश्वत्थ एक अनजान लड़की को लेकर घुसने वाला था तो घर पे बवाल तो होना ही था। दादाजी को अपने पोतों की बहुत चिंता होती थी, इसीलिए वो हमेशा उनके घर आने का इंतजार करते थे और आज भी वो लिविंग रूम में ही उनका वेट कर रहे थे। जब दादाजी ने अपने पोते को एक लड़की को बाहों में उठाए अंदर आते देखा तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कभी अपने पोते को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। अश्वत्थ हमेशा लड़कियों से दूर रहता था। अश्वत्थ के पीछे बाकी लोग भी डरते डरते अंदर आए। आदित्य प्रत्यूष के पीछे छिप रहा था, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। दरअसल बात यह थी कि आदित्य ने थोड़ी सी पी रखी थी और अगर यह बात उसके दादाजी को पता चल जाती तो वो बहुत नाराज होते। दादाजी ने अपने पोतों को देखा और पूछा, ये लड़की कौन है, इसे यहाँ क्यों लाए हो और यह बेहोश क्यों है? आदित्य बोला, दादाजी मैं भाई को समझा ही रहा था कि इस लड़की को लाना ठीक नहीं है, लेकिन भाई नहीं माने और ले आए इसको। भाई मैंने कहा था ना, दादाजी बहुत नाराज होंगे, अब भुगतो। अश्वत्थ ने नजरें उठा के अपने दादाजी की आंखों में देखा और वो जवाब देने ही वाला था कि दादाजी ने आदित्य की बातों का दूसरा ही मतलब निकाल लिया और वो थोड़े शरारती ढंग से अश्वत्थ से बोले, अच्छा तो चारवी से शादी ना करने की वजह ये लड़की है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर सभी शॉक्ड रह गए। अश्वत्थ शांति से बोला, हाँ। अश्वत्थ की हाँ सुनते ही आदित्य का दिमाग चक्कर खा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई करना क्या चाहता है और उसे भी यही लगता था कि उसका भाई गे है।
अश्वत्थ की बात सुन के सब हैरान रह गए। दादाजी अब थोड़े प्यार से बोले, मुझे पहले नहीं बता सकते थे। इसे इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम इस लड़की को पसंद करते हो तो तुम्हारी शादी इसी से होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये अमीर है कि नहीं, मुझे बस अपना परपोता देखना है। आदित्य मन में सवालों का सैलाब आ गया, ये हो क्या रहा है? यहाँ सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है और दादाजी को परपोता या परपोती देखना है। भाई, करना क्या चाहते हो तुम? मुझे तो लगता था कि आप गे हो, या फिर दादाजी को खुश करने के लिए ये सब कह रहे हो। मुझे अच्छे से पता है आप उस मेकअप की दुकान चार्वी को पसंद नहीं करते। इवन किसी भी लड़की को नहीं करते, फिर अचानक इस लड़की में ऐसा क्या दिखा? भाई कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? इन सवालों से जूझते हुए उसकी नजर किसी और पर पड़ी, वो लड़की जो उसके भाई की बाहों में बेहोश पड़ी थी। वो उसी समय बात बदलते हुए बोला, दादाजी मेरी भाभी प्यारी है ना? तो सब हैरान होकर उसे देखने लगे। दादाजी का ध्यान अब तक अपने पोतों पर था, लेकिन अब पहली बार उन्होंने तिया को ध्यान से देखा, जो अश्वत्थ की बाहों में किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। दादाजी ने तिया के चेहरे को देखा और बोले, बहुत प्यारी है, पर लगता है अश्वत्थ से बहुत छोटी है। अश्वत्थ के जवाब देने से पहले ही आदित्य बोला, अरे क्या फर्क पड़ता है, आजकल एज गैप कॉमन है। प्रियंका चोपड़ा को ही देख लो, अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी की है। वैसे ही भाई 33 के हैं और शायद मेरी भाभी यही कोई 21, 22 या 23 की होगी। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके लिए भाई पोता बहू लाए हैं। ये सुनकर दादाजी बोले, बात तो सही है, पर 21, 22, 23 का क्या मतलब है? क्या तुम्हें भी सही उम्र नहीं पता? आदित्य बोला, उम्र जानकर मैं क्या करूंगा, भाई से पूछ लो ना, उनको एग्जैक्ट एज पता होगी। भाई, ये सुनकर सब अश्वत्थ को देखने लगे। अश्वत्थ तिया को बाहों में लिए बिल्कुल शांत खड़ा था। उसी शांत भाव से उसने दादाजी से कहा, बहुत सवाल है आपके मन में, मैं जानता हूँ, सब जवाब दूंगा, लेकिन फिलहाल ये बेहोश हो गई है, तो बाद में बात करते हैं। दादाजी ने अश्वत्थ को देखा और बोले, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, हम कल बात करेंगे तुम्हारी शादी की। ये सुनकर आदित्य लड़खड़ा गया, लेकिन अश्वत्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और वो तिया को लेकर अंदर कमरे में चला गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। बस एक आदित्य अकेला लिविंग रूम में सुन्न खड़ा रहा। कमरे में जाकर अश्वत्थ ने उनके घर की एक सर्वेंट ईशना को इंटरकॉम किया और बोला कि ये लड़की जो मेरे रूम में है, इसके कपड़े चेंज कर दो। ये कहकर अश्वत्थ अपने रूम से अटैच स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद ईशना अश्वत्थ की स्टडी में आई। वो थोड़ी परेशान थी। उसे परेशान देख के अश्वत्थ ने पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी? तो ईशना हिचकिचाते हुए बोली, बिग बॉस बात यह है कि, और आधे में ही चुप हो गई। अश्वत्थ, क्या हुआ? ईशना की आंखों में दर्द था। वो बोली, बिग बॉस लगता है उस लड़की पर बहुत जुल्म बरसाया गया है। उसके पूरे शरीर पर ताज़ा जख्म है। ऐसा लगता है कि उसे 1-2 दिन पहले ही बेरहमी से पीटा गया है। अश्वत्थ को गुस्सा आने लगा और वो सीधा बेडरूम में आया और उसने देखा कि तिया पेट के बल उल्टी लेटी हुई है और उसका शरीर ब्लैंकेट से ढका हुआ है। अश्वत्थ ने ब्लैंकेट हटाकर सिर्फ तिया की पीठ को ही देखा। तिया की पीठ पे जख्म थे। अश्वत्थ को तिया की बाजू पर भी चोट के कई निशान दिखाई दिए। अश्वत्थ की आंखें गुस्से में लाल थी। उसने कहा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन आदित्य अभी भी लिविंग रूम में परेशान इधर उधर घूम रहा था। तभी उसने उनकी फैमिली डॉक्टर नैना को उनके घर आते देखा और वो सोच में पड़ गया। डॉक्टर नैना आधी रात को आर्यन पैलेस में क्या कर रही हैं? इन्हें किसने बुलाया? उसने डॉक्टर का रास्ता रोक लिया और बोला, अरे डॉक्टर नैना, आप इतनी रात को यहाँ? डॉक्टर नैना बोली, आपके भाई ने इमरजेंसी में बुलाया है। ये सुन के आदित्य फिर से कंफ्यूज हो गया। आदित्य को उसके हैरान हाल में छोड़ के वो सीधे अश्वत्थ के रूम में चली गई। अश्वत्थ के रूम में घुसते ही वो हैरान हो गई। अश्वत्थ के बेडरूम में लड़की। अपनी हैरानगी को जाहिर करते हुए वो बोली, क्या बात है? सबको लगता है कि आप गे हो, मुझे भी यही लगता था, पर आप तो। बीच में ही बात काटते हुए अश्वत्थ बोला, डॉक्टर नैना, मैंने आपको इलाज करने के लिए बुलाया है, मेरे गे होने या ना होने का पता लगाने के लिए नहीं। आप प्लीज अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये कहकर अश्वत्थ अपने बेडरूम से अटैच्ड बार में चला गया। वहां जाकर वो वाइन पीने लगा। उसके दिमाग में एक नई प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। एक अच्छा आइडिया मिल गया था उसे चारवी सहाय से शादी ना करने का। चारवी सहाय से शादी ना करने की उसकी बहुत बड़ी वजह थी। चारवी जितनी अच्छी दिखती थी उतनी अच्छी थी नहीं और अश्वत्थ लोगों की नीयत को बहुत अच्छे से पहचान लेता था और चारवी भी उसकी नजरों से नहीं बच पाई थी। पर चारवी ने उसके दादाजी का दिल जीत लिया था, तो चारवी से शादी ना करने की सिर्फ एक ही वजह थी जो उसके दादाजी को मंजूर होती कि वो किसी और से शादी करना चाहता है। उसने तिया की फोटो क्लिक कर रखी थी और कुछ देर पहले ही अपने डिटेक्टिव विक्टर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया था। तिया फिलहाल उसके लिए खुद को चारवी से बचाने वाली तलवार थी। आखिर क्या है ये खेल जिसमें तिया फंसती जा रही है? क्यों उसके बारे में सारी जानकारी निकलवा रहा है अश्वत्थ? क्या होगा जब वो बेहोशी से जागेगी और कैसे बच के निकल पाएगी मासूम तिया शहर के सबसे बड़े आदमी के पंजों से? चथरी अश्वत्थ का प्लान। देर रात आर्यन पैलेस। अश्वत्थ खिड़की पे खड़ा बाहर काले आसमान को देख रहा था और सोच रहा था। उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था। हालांकि इस प्लान से तिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, पर उसकी जिंदगी एक झटके में हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक तरफ तो तिया के लिए अश्वत्थ हित आर्यन एक मसीहा था जिसने उसकी इज्जत बचा ली थी, पर दूसरी तरफ अश्वत्थ किसी राक्षस से कम नहीं था। वो बहुत खतरनाक था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था।
अगली सुबह जब सूरज की किरणें पर्दों से छनती हुई तिया के चेहरे पर पड़ने लगी तो उसकी आंख खुली, उसने चारों तरफ देखा और जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो एक अनजान घर में है, वो घबरा के तुरंत उठ गई। उसने देखा कि उसके शरीर पे कपड़े नहीं हैं, तो उसने खुद को जल्दी से ब्लैंकेट से ढक लिया। दरअसल उसके घावों पर दवाई लगाने के बाद उसे कपड़े नहीं पहनाए गए थे। तभी तिया की नज़र अश्वथ पर पड़ी और वो उसे देखती ही रह गई। उसने जिंदगी में इतना हैंडसम आदमी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। तिया उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। अश्वथ बेडरूम के सोफे पर बैठा अपने गोद में लैपटॉप लिए काम कर रहा था। फिर एकदम से तिया को रात की वारदात याद आई और उसे अपनी हालत का एहसास हुआ तो वो घबरा गई और उल्टा पुल्टा सोचने लगी, क्या जिसने उसे बचाया था उसी ने उसका फायदा भी उठाया था। अश्वथ का ध्यान अपने लैपटॉप पर से हटा और उसने देखा कि तिया जाग गई है, तो तुम उठ गई। वो लैपटॉप कॉफी टेबल पे रखते हुए बोला। तिया का चेहरा देखते ही वो समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। वो उठकर उसकी तरफ आने लगा तो तिया घबरा गई और उसने ब्लैंकेट कसकर पकड़ लिया और पीछे सरकने लगी। अश्वथ बेड के पास आया और बोला, तुम्हारे कपड़े मेरी मेड ईशना ने चेंज कर दिए थे और तुम्हारे घावों पर दवाई लगाने के बाद तुम्हें कपड़े नहीं पहनाए गए थे। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तिया ने डरते हुए पूछा, क्या कल रात आपने मेरी जान बचाई थी? अश्वथ एकदम से बोला, तुम्हें क्या लगता है किसने बचाई होगी? तिया समझ गई और हिचकिचाते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर, अगर आप नहीं होते तो। तिया जज्बाती हो रही थी लेकिन अश्वथ ने तिया की बात को बीच में ही काट दिया और सीधे सीधे बोला, तुम्हें बचाने के लिए मैंने उन लड़कों को 1 करोड़ रुपए दिए। 1 करोड़, जानती हो ना कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तिया हैरान होकर उसे देखने लगी। अश्वथ अपना जाल फेंक चुका था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम अगर जिंदगी भर भी कमाओगी तो भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाओगी। मैंने तुम्हें 1 करोड़ देकर बचाया है तो जाहिर सी बात है अब तुम मेरी चीज हो, और अगर तुम इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करती जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, इसीलिए बता रहा हूँ कि लोग मुझे राक्षस बुलाते हैं। तिया डरकर सर से पांव तक कांपने लगी। तिया सोचने लगी, 1 करोड़ मेरे लिए तो 1,000 भी बड़ी बात है। यह आदमी ठीक ही तो कह रहा है, मैं अगर जिंदगी भर भी कमाऊंगी तो भी 1 करोड़ इकट्ठे नहीं कर पाऊंगी। तभी अश्वथ उसकी आंखों के सामने चुटकी बजा उसे वापस होश में लाते हुए बोला, समझ में आया मैंने क्या कहा? तुम अब मेरी चीज हो, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे पता है तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है, तो मेरा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। कैसा काम? ये शब्द एकदम से तिया के मुंह से निकले। अश्वथ उसको घूरते हुए बोला, कर्ज मेरा है तुम पर, सवाल मैं करूंगा, तुम सिर्फ कहोगी हाँ, समझी? तिया डर गई और जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। वो और कर भी क्या सकती थी? वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। अश्वथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बोला, वेरी गुड, बाथरूम में जाओ और जाकर नहा लो। जाओ। तिया कंफ्यूज थी, डरी हुई थी, उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़कर ओढ़ा हुआ था। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और कहा, और इस बार थोड़े गुस्से में कहा, गो डॉट नाउ। तिया डरते डरते ब्लैंकेट को लपेटे हुए बिस्तर से उतरी। तभी एक झटके से अश्वथ ने अपने लंबे हाथ आगे बढ़ाए और तिया को अपनी बाहों में उठा लिया। घबराहट में तिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अश्वथ सीधे उसे बाथरूम में ले गया और उसे जाकर बाथटब में लिटा दिया। तिया समझ नहीं पाई थी कि पिछले 10 सेकंड में हुआ क्या था। अश्वथ उसको बेशर्मों की तरह देख रहा था। उसने पूछा, खुद नहा लोगी या मैं हेल्प करूं? और यह कहकर उसने ब्लैंकेट का एक कोना पकड़ा। टिया बहुत ज्यादा डर गई और उसने पूरी जान लगा के ब्लैंकेट को पकड़ लिया। वो रोने ही वाली थी कि अश्वथ ने ब्लैंकेट छोड़ दिया और कहा, कपड़े वहां रखे हैं और तुम्हारी जरूरत का बाकी सारा सामान है, तुम्हारे हिसाब से हीटर में पानी भी गर्म है। टिया थोड़ी सी शांत हुई तो उसने चारों तरफ देखा। उस साफ आलीशान कस्टम मेड बाथरूम को देख के वो हैरान थी। आधे घंटे बाद जब बाथरूम का दरवाजा खुला और टिया नहा के तैयार होकर बाहर आई, अश्वथ कमरे में बैठा टिया के बारे में वो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था जो विक्टर ने भेजी थी। उसने नजरें उठाकर देखा, टिया बाथरूम के दरवाजे पे खड़ी थी। अश्वथ ने पहले ही उसके लिए कंफर्टेबल कपड़े रखवा दिए थे जिससे उसके घाव को प्रॉब्लम ना हो। टिया उन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वथ बोला, वहां क्यों खड़ी हो? टिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अश्वथ उसे घूरते हुए बोला, मुझे पता है तुम गूंगी नहीं हो, नाटक करना बंद करो। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो गूंगे बहरे की तरह बिहेव करते हैं। टिया डर गई और धीरे सी आगे बढ़ने लगी। अश्वथ उसकी कछुए की सी चाल देखकर इरिटेट हुआ और बोला, अगर ऐसे ही चलोगी तो मेरे पास पहुंचने में तुम्हें 4 साल लगेंगे। टिया जल्दी से अश्वथ के सामने आके किसी आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अश्वथ उसका टीचर है जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। अश्वथ ने उसे सर से पांव तक देखा और बोला, भूख लगी है? टिया ने कुछ नहीं बोला। अश्वथ समझ गया था कि टिया बहुत ही सकुचाई लड़की है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी। लैपटॉप एक तरफ रख के वो खड़ा हो गया और टिया की तरफ बढ़ने लगा। टिया को पहली बार यह एहसास हुआ कि अश्वथ उससे बहुत ज्यादा लंबा था और उसके सामने वो एक चुहिया की तरह लग रही थी। वैसे टिया की हाइट भी अच्छी थी पर वो सिर्फ अश्वथ के सीने तक ही पहुंच रही थी। तभी अश्वथ ने कहा, अब अच्छी लड़की की तरह मुझे फॉलो करो। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। टिया भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो दोनों डाइनिंग हॉल में आए जहां पर उसके दादाजी, उसका भाई, उसका मैनेजर, सेक्रेटरी और चीफ बॉडीगार्ड ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे थे। अश्वथ और टिया को आते देखकर आदित्य एक्साइटेड हो गया और बोला, दादाजी लो, मेरे भाई और भाभी आ गए।
दादाजी ने अपने पोते और तिया को देखा और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अश्वत्थ ने डाइनिंग टेबल पर सबको देखा और आके अपनी चेयर पर बैठ गया, पर तिया खड़ी रही। ये देखकर दादाजी को बड़ा अटपटा लगा और वो तिया से बोले, अरे बेटा डरो मत, बैठो। फिर उन्होंने अश्वत्थ को देखा और उसे टोकते हुए कहा, तुम खुद आकर बैठ गए, पहले उसे बिठाओ। अश्वत्थ, अपनी होने वाली बीवी के साथ ऐसा कौन करता है? आदित्य बोला, भाई ऐसे कौन करता है? तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो हक्की बक्की डरी सहमी सबको देख रही थी। वो सोचने लगी कि कहीं वो किसी तरह के पैरानॉर्मल वर्ल्ड में तो नहीं पहुंच गई है। अश्वत्थ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, उसने तिया को देखा और बोला, बैठ जाओ। तिया तब भी वैसे ही जड़ खड़ी रही। तभी अश्वत्थ ने तिया का हाथ पकड़ा और उसे चेयर पर अपने पास बिठा लिया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे, सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया। इतना हेल्दी और शाही ब्रेकफास्ट स्प्रेड तिया ने पहली बार देखा था, उसे बहुत भूखी लगी थी पर वो खाने में संकोच कर रही थी। दादाजी बोले, बेटा शर्माओ मत, तुम्हारा ही घर है। तिया चुपचाप दादाजी की बात सुनती रही पर उसकी खाने को छूने की हिम्मत नहीं हुई। दादाजी ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक से खाती पीती नहीं हो? इतनी दुबली पतली हो कि एक ही फूंक में उड़ जाओगी। ये सुनते ही आदित्य को शरारत सूझी और खाना छोड़कर उसने तिया को फूंक मारी। टेबल पर बैठे सभी सदस्य उसकी इस हरकत से हैरान थे। तिया को भी ये बड़ा अजीब लगा। आदित्य हंसते हुए बोला, दादाजी आप तो कह रहे थे कि उड़ जाएगी, पर ये तो यहीं पर है। आपका लॉजिक गलत निकला, भले ही मेरी भाभी दुबली पतली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई भी एक फूंक में उड़ा देगा। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका तो मन कर रहा था कि वो वहां से भाग जाए। तभी अश्वत्थ ने तिया के कहा, खाना खाओ अच्छे से। उसने जानबूझकर सर्वेंट से तिया को ज्यादा ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहा था, ताकि तिया पेट भर के खा सके। तिया धीरे धीरे खाने लगी। ब्रेकफास्ट सच में हेल्दी और टेस्टी था। खाते हुए तिया की नजर आदित्य पर पड़ी, जो बड़े अजीब तरीके से खाना खा रहा था, और एकदम से उसकी हंसी छूट गई। सब उसे ही देखने लगे। तिया हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। फिर सबने आदित्य को देखा जो बस खाए जा रहा था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, बस वो और उसका ब्रेकफास्ट। दादाजी और अश्वत्थ को छोड़कर सब हंसने लगे। फिर आदित्य ने सबको हंसता हुआ देखा और बोला, ऐसे क्या हंस रहे हो, कोई जोकर देख लिया क्या? तो प्रत्यूष अपना पेट पकड़कर बड़ी मुश्किल से बोला, ओ माय गॉड आदि, तुम ऐसे खाना खाते हो, सो फनी। आदित्य बोला, इसमें फनी क्या है, ये तो मेरा स्टाइल है। फिलहाल वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। ये किस अजीब परिवार में फंस गई थी तिया? क्या चाहता था अश्वत्थ तिया से? कल तक कॉलेज जाने वाली तिया की शादी की बातें शुरू हो गई थी, वो भी मौत के देवता के साथ। क्या होगा तिया की मायूस जिंदगी का आने वाला कल? चफ और अश्वत्थ और तिया की शादी। सुबह आर्यन पैलेस। अश्वत्थ ने तिया को देखा तो वो डरकर चुप हो गई और सिर नीचे कर लिया। तिया के एकदम से चुप हो जाने पर आदित्य बोला, अरे क्या हुआ भाभी, अभी तो हंस रही थी, अचानक चुप कैसे हो गई? भाई ने आपको इशारों इशारों में डांट तो नहीं दिया? तिया उसे शॉक्ड होकर देखने लगी और हैरान होकर उसके मुंह से निकला, भाभी। तो सब उसे देखने लगे। दादाजी बोले, बेटा तुम मेरे पोते की गर्लफ्रेंड हो ना? ये सवाल सुनकर तिया के पैरों तले जमीन निकल गई। वह चौंक कर बोली, गर्लफ्रेंड? किसकी? तिया का सवाल सुनकर अब दादाजी अश्वत्थ को अजीब ढंग से देखने लगे। सिचुएशन को हाथ से निकलते देख आदित्य अपने भाई के बचाव में हड़बड़ाता हुआ बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, क्या आप भी? गुस्सा छोड़ दो। आप इसलिए ऐसा बोल रही है ना क्योंकि भाई के साथ आपका झगड़ा हो गया है? डोंट वरी भाभी, भाई आपसे शादी करने वाले हैं, इसलिए तो आपको घर लाए हैं। और भाभी आप चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपकी साइड हूँ, हम दोनों मिलकर भाई की क्लास लेंगे। उसने अश्वत्थ को देखा और अपने दादाजी की नजरों से बचते हुए उसे आंख मारी। तिया शॉक्ड रह गई। अश्वत्थ ने तिया को घूर कर देखा और आंखों ही आंखों में कह दिया, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, जो तुम चुका नहीं सकती, तो इसलिए बेहतर होगा कि मैं जैसा कहूँ वैसा करो। मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। तिया इशारा समझ गई और धीरे से बोली, आई एम सॉरी। अश्वत्थ ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आपको मेरी पसंद से कोई एतराज तो नहीं है ना? दादाजी अश्वत्थ का सवाल सुन के हंसने लगे और बोले, मुझे एतराज होगा? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मेरे प्यारे पोते, अगर एतराज होता तो रात को ही मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं देता। मुझे तो खुशी है कि तुम खुद मेरे लिए पोता बहू लेकर आए हो, अब बस जल्दी से शादी कर लो, पता नहीं मैं और कितना जीऊंगा, बस मुझे जल्दी से परपोता या परपोती दे दो। ये सुनकर आदित्य हंसते हुए बोला, दादाजी बच्चे कोई मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट थोड़ी ना है कि मार्केट गए, वहां से खरीदे और घर ले आए। बच्चे होने में बहुत टाइम लगेगा और आपको किसने कहा कि आप मरने वाले हैं? आप इतनी जल्दी नहीं मर सकते, आपको तो मेरे भी बच्चे देखने हैं, इनफैक्ट हम सबके बच्चे देखने हैं। आदित्य की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यूष बोला, और नहीं तो क्या दादाजी, आप भी हमेशा सेठी हो जाते हैं, कम से कम आपको 200 साल और जीना है। अपने पोतों और बाकी सब की बात सुनकर दादाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोले, अगर चाहते हो कि मैं 200 साल और जीऊं तो मेरे पोते से बोलो मेरी पोता बहू से शादी कर ले आज। ये सुनकर सब हैरान रह गए, पर अश्वत्थ शांत था जैसे उसे पता हो कि ऐसा होने वाला है। दादाजी अश्वत्थ को देख के बोले, मैंने पंडित जी से बात की है, वह बता रहे थे कि आज का दिन बहुत शुभ है। ये सारी बातें सुनकर तिया हक्की बक्की रह गई। तिया सोचने लगी, शादी? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? भगवान आप क्या चाहते हो, मेरी शादी?
उसका शरीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। अश्वत्थ ने उसकी हालत भांप ली और टेबल के नीचे से उसका थरथर कांपता हाथ टाइटली पकड़ लिया। लेकिन इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ। अश्वत्थ के उसे छूते ही उसके अंदर मानो कर्द दौड़ गया हो, उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। अश्वत्थ ने उसे धीरे से बोला, शांत हो जाओ, इतना क्यों कांप रही हो? मैं कौन सा तुम्हारी बलि चढ़ा रहा हूं? याद रखो, आई एम योर बॉस, आई सेव्ड यू, अंडरस्टैंड? ये सुनकर तिया खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। उसको आदत थी, अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म सहने के बाद भी वो अपने पापा को कुछ पता नहीं लगने देती थी। उनको लगता था कि वो बहुत खुश है, अपना दर्द छुपाने में उसने महारत हासिल कर ली थी। अश्वत्थ उसकी उंगलियों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाने लगा। अश्वत्थ के छूने से टिया और घबरा रही थी। उसके दिल में तूफान उठा रहा था, पर अश्वत्थ का टच उसे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वाइब्स दे रहा था। आदित्य खुशी से चिल्ला पड़ा और बोला, क्या कहा दादाजी आपने? ओ माय गॉड, मेरे भाई की शादी आज ही होगी। वाओ वाओ, मेरे भाई की शादी। पर दादाजी इतने कम टाइम में तो? आदित्य की बात को दादाजी बीच में ही काटते हुए बोले, तुम सबको तो पता ही है, इस शादी को हम सीक्रेट ही रखेंगे। मेरे पोता बहू को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। ये सुनकर अश्वत्थ ने दादाजी को समझने की कोशिश की। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दादाजी, पर हम कब तक छुपा कर रखेंगे? एक ना एक दिन तो सबको बताना ही पड़ेगा, और फिर मेरे होते हुए कौन हमारा नुकसान कर सकता है? आदित्य चिढ़ते हुए बोला, कौन कर सकता है का क्या मतलब है? हम सब जानते हैं ऐसा कौन कर सकता है। आई थिंक दादाजी इज राइट। कुछ घंटों बाद आर्यन पैलेस में सब खुशी से पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। अलग तरह की धूम मची हुई थी, लेकिन तिया सदमे में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो गई थी। वो बस अश्वत्थ आर्यन नाम के इस तूफान की दिशा में बहती चली गई। अश्वत्थ ने उसे जैसा कहा वैसा ही करती गई। उनकी शादी बस कुछ लोगों की मौजूदगी में ही हुई। घर के सदस्य और अश्वत्थ और आदित्य के कुछ क्लोज फ्रेंड्स, जो फिलहाल पीकर टुन पड़े थे, जैसे अश्वत्थ की नहीं उनकी शादी हुई हो। तिया हैरान खड़ी खुद को उस बड़े से मिरर में देख रही थी। वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसने बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का डिजाइनर ब्राइडल लहंगा पहन रखा था। पिंक कलर उसका फेवरेट था। उसने अपनी शादी में ऐसे ही कपड़े पहनने का सपना देखा था। उसकी आंखें खुद को देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो सच में किसी राजा की रानी लग रही थी। आर्यन पैलेस के केयरटेकर्स ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया था। उसने अपनी मांग में लगे सिंदूर को देखा। उसे शादी का वक्त, अश्वत्थ का मांग में सिंदूर भरना, फिर फेरे, सब याद आ रहा था। उसने अपने गले में पहने मंगलसूत्र को देखा। वो इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई कह नहीं सकता था कि वो मंगलसूत्र है। वो एक तरह का डिजाइनर पतली चेन का नेकलेस था। उसमें डबल ए का सिंबल था। वो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था। वो ध्यान से उस मंगलसूत्र को देख रही थी। वो बोली, डबल ए मीन्स सर का नाम क्या है? और सोचने लगी। तभी अश्वत्थ बाथरूम से नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आया और बोला, डबल ए मीन्स अश्वत्थ आर्यन। तिया आवाज सुनकर डर गई और हड़बड़ाकर वहीं गिर पड़ी। उसने सिर उठाकर अश्वत्थ को देखा, जो अपने बालों को सुखाते हुए उसे अजीब नजरों से देख रहा था। वह बोला, इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ मैं कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला। तुमसे शादी करने का मेरे पास एक सॉलिड रीजन है, और जैसा कि मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्ज है, तो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। समझी? तिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। अश्वत्थ बोला, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हमेशा ऐसे गूंगी बहरी की तरह रिएक्ट करती रहती हो। तिया डरते हुए बोली, जी मैं समझ गई। तो अश्वत्थ कड़क होके बोला, चलो मैं तुम्हें क्या करना है वो समझाता हूँ। उसने तिया का आर्म पकड़ लिया और उसे खड़ा किया। तिया तो डर के मारे कांप रही थी। अश्वत्थ ने उसे सोफा पर बिठाया और खुद भी बैठ गया। तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें पता तो होगा ना वाइफ के काम। तिया बोली, हाँ, और अपने उसी कड़क अंदाज में बोला, मैंने तुम्हारे कॉलेज के डीन को तुम्हारी 2 हफ्ते की लीव एप्लीकेशन दे दी है। और एक बात अच्छे से अपने छोटे से दिमाग और दिल में उतार लो, तुम मेरी हो। अगर तुमने मुझे धोखा देने या मुझे छोड़कर जाने की सोची भी, तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। एंड डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली की तरह यहाँ पर कोई तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। अश्वत्थ तिया को आगे कैसे जीना है उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता गया, और तिया बस हाँ बोलती चली गई। उसके अलावा वो बोल भी क्या सकती थी। अगली सुबह आर्यन पैलेस। सुबह का सूरज चढ़ आया थे, पर तिया अब भी सुकून में सो रही थी। अश्वत्थ सोफा पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। एक हाथ में कॉफी का कप था और एक हाथ की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। कॉफी टेबल पर कुछ फाइल्स रखी थी। तभी तिया ने करवट बदली और उस रूम की सन्नाटे को चीरती हुई आवाज आई, धड़ामम। उसके बाद एक और आवाज आई। आवाज तिया के दर्द में चीखने की थी। उद्धरण चिन्ह। उसकी चीख सुनकर सब भागकर आए, पर दूर के पास रुक गए। अब्रम बोला, अरे अब तो अश्वत्थ की शादी हो गई है, ऐसे ही मुंह उठाए अंदर नहीं जा सकते। ऐसे जाना मतलब उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना होगा। ओहस बोला, आई थिंक ये चीख किसी और मामले की है। रचित हंसते हुए बोला, तुम्हें बड़ा पता है, खुद तो सिंगल पड़े हो। हम सबको पता है वो अनरोमांटिक आदमी है। आज से पहले कभी उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं रही है, तो खाक कुछ करेगा, उसे ये भी सीखना पड़ेगा। ओहस बोला, मत भूलो तुम भी तो सिंगल हो। और हंसने लगा। आखिर क्यों करी अश्वत्थ के तिया से शादी? क्या ये सिर्फ चार्वी से बचने का एक तरीका था, या फिर सच में अश्वत्थ को तिया पसंद है? क्या अपने इस नए घर में भाभी, बहू, बीवी की भूमिका निभा पाएगी तिया? च5 दोस्तों के सवाल और टिया की पहचान। ओरियन चिढ़कर बोला, अरे अब बस भी करो, हम सब सिंगल हैं, और इसकी वजह है हमारे बिग बॉस, लेकिन अब वो मैरिड हैं।
और अनरोमांटिक भी, लेकिन हमारी यंग मैडम तो रोमांटिक होंगी, वो तो सेड्यूस कर सकती है ना। ओरियन अश्वथ का चीफ बॉडीगार्ड था। सिल्वर कलर के बाल और कानों में छोटे छोटे इयररिंग, ओरियन बहुत गुड लुकिंग लगता था। जहां अश्वथ के कमरे के बाहर ये सब बातें चल रही थी, वही कमरे के अंदर तिया दर्द से कराहने लगी, पर अश्वथ बिल्कुल शांत था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के तिया को देख रहा था। उसने पूछा, क्या तुम कोई सपना देख रही थी? तिया ने अश्वथ की बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। मेरे कपड़े किसने बदले? तिया अपने आप से पूछ रही थी। उसने शादी का जोड़ा नहीं पहन रखा था और उसे अच्छे से याद था कि वो शादी के जोड़े में ही अश्वथ के रूल्स एंड रेगुलेशन सुनते सुनते सोफा पर ही सो गई थी। वो हकलाते हुए बोली, सर क्या आपने मेरे कपड़े? अश्वथ बिना एक्सप्रेशन के बोला, हाँ मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए। ये सुनते ही वो जोर से चिल्लाई और इस बार दरवाजे के पीछे खड़े लोगों से रहा नहीं गया और वो सब बिना इजाजत आतंकवादियों की तरह अंदर घुस आए। उन सबको देख के अश्वथ चौंक गया। आदित्य डरते हुए बोला, सॉरी भाई, हमें गलत मत समझना, पर हमसे रहा नहीं गया। भाभी क्यों चिल्ला रही थी? कहीं आपने उनके साथ कुछ किया तो नहीं? ओहस बोला, बिग बॉस क्या हुआ? अश्वथ को इन लोगों पर गुस्सा आ रहा था। ओरियन ने तिया को देखा और बोला, अरे हम लोग गलत टाइम पर आ गए, चलो चलो। आदित्य जाने को राजी नहीं था। उसने पूछा, ऐसे कैसे चलें, पहले पता तो चले हुआ क्या है? अश्वथ चिढ़ते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी भाभी बेड से गिर गई। अश्वथ की इरिटेशन को समझते हुए ओरियन सबको धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल लाया। आदित्य, जिसको ओरियन जबरदस्ती बाहर लाया था, बोला, क्या कर रहे हो? ओरियन उसे समझाते हुए बोला, अरे यंग मैडम भी यहाँ रहती है, हमें अब पहले जैसे बेशर्मों की तरह वहां मुंह उठाए नहीं जाना चाहिए। आदित्य मजाक करते हुए बोला, तो क्या शर्म से जाना पड़ेगा? प्रत्यूष का आदित्य को पकड़कर पीटने का मन कर रहा था। हमेशा से आदित्य के दिमाग की वायरिंग अलग ही थी, वो हमेशा से अलग ही सोचता था। प्रत्यूष ने खुद को शांत किया और बोला, अरे मेरे भाई, तेरा भाई अब शादीशुदा है, उसकी एक खूबसूरत बीवी है, उनके पर्सनल अलोन टाइम में हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। पर मेरा भाई तो अनरोमांटिक है। ये कहकर प्रत्यूष की बात को आदित्य ने काट दिया। ओरियन दोनों को डांटते हुए बोला, चुप, अब चलो। और सभी आदित्य को उठाकर ले गए। कमरे में तिया चीखते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे उठा भी तो सकते थे, आपने क्यों मेरे कपड़े बदले? अश्वथ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शांत होकर बोला, क्यों? मैं तुम्हारे कपड़े चेंज क्यों नहीं कर सकता? शायद तुम भूल रही हो तुम मेरी बीवी हो, तो इतना हक तो है ना मेरा। ये सुनकर तिया चुप हो गई। अश्वथ अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैंने ही देखा है, किसी और ने नहीं। ये सुन के तिया का मन कर रहा था कि वो वहीं पर गड्ढा खोदकर उसमें गिर जाए या फिर धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अश्वथ ने तिया को प्रिंसेस नाइट गाउन पहना दिया था। तिया के गाल शर्म से लाल हो गए थे, वो फर्श को देख रही थी और वहीं अश्वथ बेशर्मों की तरह कुछ भी बोले जा रहा था। अश्वथ ने उसकी मन की बात जान ली थी। वो उसे छेड़ते हुए बोला, मेरे घर में गड्ढा खोदने की कोशिश मत करना, समझ गई, और मरने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। ये सुनकर तिया शॉक्ड रह गई कि अश्वथ को कैसे पता चला कि वो वही सोच रही थी। पूरी दुनिया में सबको लगता था कि अश्वथ एक बहुत ही अनरोमांटिक पर्सन है, इनफैक्ट उसके दोस्तों और भाई को भी यही लगता था। उन्हें क्या पता था कि उनका ये दोस्त इतना बेशर्म भी हो सकता है, और तो और अश्वथ खुद भी हैरान था कि वो क्या बके जा रहा है और किस लिए। उसने तिया को देखा और बोला, तुम्हें पता है ना क्या करना है? तिया चुप खड़ी उसे देखती रही। अश्वथ उसे समझाते हुए बोला, आज पहली रसोई की रस्म करनी है, तुम्हें मेरे दादाजी को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना है, समझ में आई बात? तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? ये सुनकर तिया बोली, जी। तो अब जाओ, जाकर नहा लो, और हाँ, बाहर मेरे पागल दोस्तों की फौज है। अगर वो लोग कुछ भी उल्टा पूछते हैं तो जवाब मत देना, वो लोग बड़े बदतमीज लोग हैं। ये कहकर अश्वथ कमरे से बाहर जाने लगा। तिया मन ही मन बोली, आप कौन से अच्छे हो? तिया को वहीं जड़ खड़ा देखकर अश्वथ ने उसे फिर टोका, अब जाओगी भी या फिर चाहती हो कि मैं तुम्हारी नहाने में? अश्वथ की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि तिया उठ खड़ी हुई और भागते हुए बाथरूम में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अश्वथ को खुद पे ताज्जुब हुआ और वो मन ही मन बोला, मैं कब से ऐसा हो गया हूँ? कुछ भी बोले जा रहा हूँ। लोग सही कहते हैं, औरत का चक्कर ही ऐसा होता है। क्या मेरा? नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ अश्वथ परेशान हो रहा था अपने इस नए बिहेवियर से और वहाँ टिया बाथरूम में सोच रही थी, हे भगवान, किससे शादी कर ली मैंने, मेरी इतनी फूटी किस्मत, इससे अच्छा तो मैं। और फिर उसे याद आया कि उसे खाना बनाना है और उसने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। बाथरूम में सब पहले से ही रेडी था, बाथटब में पानी भरा हुआ था, कपड़े वहीं रखे हुए थे, बस अब उसे फटाफट तैयार होना था। नहाने के बाद जब टिया कपड़े पहन रही थी तो उसने देखा कि वो कपड़े तो बहुत महंगी ब्रांड के हैं। जैसे ही तिया कपड़े पहनकर बाहर आई उसने अश्वथ को बाहर बिस्तर पे बैठे देखा, वो बेडरूम से बाहर नहीं गया था। अश्वथ उसे निहारते हुए बोला, अच्छी लग रही हो, उद्धरण चिन्ह। तिया एकदम से ऑकवर्ड हो गई और सीधा ड्रेसिंग रूम में गई और थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आई। अश्वथ उसे देखते ही रह गया। तिया बिना अश्वथ पे ध्यान दिए सीधा रूम से बाहर निकली जहां उसको उस घर के सारे हैंडसम हंक्स लाइन लगाए बाहर खड़े दिखे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपने फेवरेट सुपरस्टार का वेट कर रहे हो। तिया को देखकर वो लोग हैरान रह गए और उन्होंने एक साथ उसे गुड मॉर्निंग विश किया। आदित्य बोला, वाह भाभी, आप क्या लग रही हो, एकदम कहर। तिया चौंक गई। अहीम बोला, मैडम यू आर लुकिंग गॉर्जियस।
तिया समझ नहीं पा रही थी कि वो इस तारीफ के जवाब में क्या कहे। आदित्य अपने कॉलर को ऊपर करते हुए अहीम से बोला, आखिर भाभी किसकी है? अब भाभी आप जल्दी से अपनी रसोई का काम करेंगी, हम सभी प्राणी बहुत भूखे हैं। कृपया करके हम पर उपकार करें और हमें भोजन प्रदान करें। ये सुनकर तिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी जॉन्सी आई और तिया को अपने साथ ले गई। फिर सारे आदमी बिना रोक टोक के रूम में हड़बड़ाते हुए एक दूसरे पर गिरते पड़ते अश्वत्थ के कमरे में घुस गए। अपने घर के सिली हैंडसम मैन का छिछोरापन देख के अश्वत्थ बोला, तुम लोगों में सब्र नाम की चीज नहीं है। कोई ऐसे कमरे में आता है क्या? प्रत्युष बोला, ओह रियली बॉस। उद्धरण चिन्ह। ओजस प्रत्युष की बात से हिम्मत लेते हुए बोला, और नहीं तो क्या, एक बात बताओ, आपके और यंग मैडम के बीच कुछ हुआ भी या नहीं? आदित्य एक्साइटेड होकर बोला, भाई जल्दी बताओ ना, मैं चाचा बनने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। ये सुनकर अश्वत्थ ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, बैड मैनर्स। अब्रम बोला अश्वत्थ की बात को नकारते हुए बोला, बैड मैनर्स गया भाड़ में, हमें जवाब चाहिए, अभी के अभी। एक तो किसी को बिना बताए उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर दिया, फिर लगे हाथ दूसरे दिन शादी भी कर ली, तो जाहिर सी बात है कि उसे तुम पसंद करते होगे पहले से ही। अश्वत्थ सबसे परेशान होते हुए बोला, मैं उसे नहीं जानता, बस इतना बता सकता हूँ कि फिलहाल मेरे पास उसके साथ रहने का एक सॉलिड रीजन है। वो मेकअप की दुकान चारवी सहाय, एम आई राइट? जैसे ही यह बात कमरे में गूंजी, सबने देखा कि यह कौन बोला। ये बात रचित के मुंह से निकली थी। अश्वत्थ ने गुस्से से घूर के रचित को देखा। प्रत्युष एकदम चिढ़ गया और नाराज होते हुए बोला, क्या सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। वैसे ही उसकी शक्ल देखकर मुझे बहुत बुरा फील होता है। उस चालबाज औरत का जिक्र मत किया करो यार। आदित्य कंफ्यूज्ड था, उसने अश्वत्थ से पूछा, तो क्या चारवी सहाय से पीछा छुड़ाने के बाद आप मेरी इतनी प्यारी और छोटी सी भाभी को छोड़ देंगे? अश्वत्थ ने गुस्से से बोला, ऐसा किसने कहा कि मैं उसे छोड़ने वाला हूँ? मैं किसी का हाथ पकड़ने के बाद कभी नहीं छोड़ता, ये सबको पता है। ओरियन ने अश्वत्थ से पूछा, वैसे आपको नहीं लगता कि यंग मैडम बच्ची जैसी दिखती है? ओरियन की बात को सपोर्ट करते हुए ओजस बोला, हाँ उसकी एज पता कर लेना यार, क्या पता 18-19 की निकली तो। वो 23 साल की है। अश्वत्थ ने चिल्ला के कहा। ओरियन बोला, गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस पूछ रहा था, वो 23 की, तुम 33 के, वाह क्या बात है, इतनी छोटी लड़की। अश्वत्थ इस बात से बिल्कुल ही चिढ़ गया और बोला, क्यों? खुश नहीं हो तुम लोगों को सिंगल नहीं रहना पड़ेगा। प्रत्युष हंसते हुए बोला, भाई हम तो तुम्हारे बच्चे देखने के बाद ही शादी करेंगे। अश्वत्थ अपनी इस फौज से परेशान हो चुका था, उसने मन ही मन सोच कि उसने ऐसे कौन से अच्छे काम किए हैं जो उसे ऐसे दबंग बागर बिल्ले मिले हैं। रचित फिर अपने शरारती अंदाज में बोला, बताइए ना बॉस। और दांत दिखाते हुए हंसने लगे। अश्वत्थ उसे डांटते हुए बोला, बत्ती सी दिखाना बंद करो, वो अभी बहुत छोटी है और अभी तक उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस समय ये सारी बातें करना सही नहीं है। अहीम को अश्वत्थ की बात समझ आई और वो बोला, बात तो सही है, पर यंग मैडम का नाम क्या है? इस सवाल के जवाब के लिए सब अश्वत्थ को देखने लगे। ये सुनकर अश्वत्थ ने एक फाइल दी जिसमें तिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। अहीम ने फाइल खोली और उसे पढ़ने लगा, तिया आनंद अग्रवाल। उद्धरण चिन्ह। ओजस ने पूछा, और आगे? और इससे पहले कि अहीम आगे पढ़े ओजस ने उससे फाइल ले ली और खुद पढ़ने लगा। नाम तिया आनंद अग्रवाल। पिता हृदय अग्रवाल। माँ उज्ज्वल आनंद। क्या? अहीम जोर से चिल्लाया और उसने हैरान होते हुए पूछा, माँ का नाम उज्ज्वल आनंद? ओह माय गॉड, उज्ज्वल आनंद। ये सुनकर ओरियन बोला, उज्ज्वल आनंद? ओह नो, मतलब यंग मैडम फेमस आर्टिस्ट उज्ज्वल आनंद की बेटी है। पता है, मेरे डैड उनके बहुत बड़े फैन थे, वो जो भी पेंटिंग बनाती थी ना, ऐसा लगता था कि वो अभी जी उठेगा। मेरे डैड तो उनकी हर पेंटिंग खरीदते थे, पर बहुत सालों पहले जब वो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बनने ही वाली थी तब अचानक वो गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह। आदित्य जो अब बहुत एक्साइटेड था वो बोला, हमारे पास भी उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, मॉम ने खरीदी थी। सबकी बात को ध्यान से सुनता हुआ अश्वत्थ बोला, उज्ज्वल आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सब शॉक्ड रह गए। अहीम फाइल को आगे पता रहा और हैरान होते हुए बोला, यंग मैडम की सौतेली माँ और सौतेली बहन भी है। ये क्या चक्कर है? और ये हृदय अग्रवाल तो बड़ा कमीना निकला, शादीशुदा होते हुए भी मिस आनंद के साथ चक्कर चलाया। बेचारी ने अपना करियर छोड़ दिया उनके लिए। ओह माय गॉड, प्यार लोगों से क्या क्या करवाता है। और एक और बहुत खास बात, यंग मैडम उनकी नाजायज औलाद है। क्या है सच? तिया की माँ का क्यों छोड़ दिया उसने अपनी फूल जैसी बेटी को हृदय के पास, और यह सारी जानकारी आखिर क्यों इकट्ठी कर रहा है अश्वत्थ, और चाहता क्या है अश्वत्थ तिया से? सिक्स लव एंड केयर। अहीम कुछ याद करते हुए बोला, हृदय अग्रवाल तो एसके कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है ना? ओहस ने उसकी बात में हामी भरी और कहा, हाँ। अश्वत्थ का ध्यान कहीं और ही था, उसने ओरियन से कहा, कल से तुम तिया को जिम में ट्रेनिंग दोगे। ओरियन को अश्वत्थ की यह रिक्वेस्ट समझ नहीं आई और उसने पूछा, पर क्यों? अश्वत्थ बोला, वो बहुत वीक है, उसके खाने पीने की हर चीज का ध्यान रखना, उसे देखा तो होगा ही। आदित्य हंसता हुआ बोला, अच्छा, तो आप नहीं चाहते कि कोई भी उनको एक फूंक मारकर उड़ा दे? वैसे ये अच्छी बात है कि आप उन्हें फिट रखना चाहते हो। आदित्य की बात को इग्नोर करते हुए अश्वत्थ बोला, 14 दिन की लीव एप्लीकेशन मैंने उसके कॉलेज में दे दी है, 2 हफ्ते में अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। ओजस ने फिर अश्वत्थ को छेड़ा और बोला, तो क्या उसके बाद हमें भी गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है? अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम लोगों को उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है?
जब मैं कह रहा हूँ कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो बेकार में यूनिवर्सिटी में उसे बुली किया जाएगा और वो बेवजह यूनिवर्सिटी में फेमस हो जाएगी। और फिर दादाजी भी इस शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं और तुम सबकी भी यही राय है, तो मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं है और सबसे बड़ी बात वो अभी बहुत छोटी है। आदित्य दांत निकालकर हंसने लगा और बोला, मेरी छोटी सी प्यारी भाभी। रचित बोला, जस्ट शट अप आदित्य। आदित्य अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भी ना। ओरियन ने अश्वत्थ को बोला, ठीक है 14 दिन काफी है, उसे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। 14 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी पर उसके लिए उसे एक बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा उसका चेकअप कराने के लिए। उसकी हालत देखकर तो यही लगता है वो बहुत वीक है, शायद ही मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाए, पर मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, पर ब्यूटीफुल बहुत है। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और ओरियन से बोला, उसके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देना, मैं 2 हफ्ते के लिए रशिया जा रहा हूँ, वहाँ एक इंपॉर्टेंट डील करनी है। ओरियन बोला, और बिग बॉस। तिया खाना बनाने में बहुत माहिर थी और वो बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों का खाना बना सकती थी। उसने फटाफट सर्वेंट्स की मदद से बहुत जल्दी सबके लिए खाना बना लिया और सर्वेंट्स ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा भी दिया। सब लोग खाना खाने आए और खाने की खुशबू ऐसी थी कि सब भूख से छटपटाने लगे। दादाजी एक लंबी सांस लेकर खाने की खुशबू लेते हुए बोले, वाह क्या खुशबू आ रही है। अश्वत्थ मुस्कुराया और उसके इशारे पर तिया ने दादाजी को खाना सर्व किया। जैसे ही पहला निवाला दादाजी के मुंह में गया वो खुश होते हुए बोले, इस घर में बस एक औरत की कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई। बेटा तुम तो एक प्रोफेशनल शेफ से भी बेटर खाना बनाती हो, खाना सच में बहुत टेस्टी है। ये सुनते ही सब लोग खाने पर टूट पड़े, बस अश्वत्थ चुपचाप बैठा सबको देख रहा था। तिया उसके पास गई और उसने उसे खाना सर्व किया, क्योंकि अश्वत्थ के रूल्स में ये भी था कि उसे खाना उसकी वाइफ सर्व करेगी। अश्वत्थ बोला, बैठ भी जाओ। तिया बैठ गई और अश्वत्थ ने उसकी प्लेट में ढेर सारा खाना परोस दिया। तिया हैरान होकर देखने लगी। अश्वत्थ बोला, चुपचाप खा लो। तिया ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। फिलहाल बाकी लोग तो खाने पर टूट पड़े थे और कुछ ही देर में सारा खाना खत्म हो गया और टेबल पर डकारों की आवाज आने लगी। तिया अभी भी खा रही थी और आदित्य की नजर तिया की प्लेट पर थी, इतना खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा था। वो अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ अश्वत्थ से बोला, भाभी शायद आप खाना खत्म नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर अश्वत्थ चिढ़कर बोला, तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा खाना हो गया ना। आदित्य अश्वत्थ की प्लेट को देखकर उसको मानते हुए बोला, भाई मैं तो आपका प्यारा भाई हूं ना, आप भाभी के साथ खा लो। देखिए उनके प्लेट में बहुत सारा खाना है, वो खा भी नहीं पाएंगी। आप अपना खाना मुझे दे दो प्लीज भाई। इससे पहले कि अश्वत्थ कुछ बोल पाता आदित्य ने उसकी प्लेट ले ली और देखते ही देखते आदित्य उसकी प्लेट भी साफ कर गया। अश्वत्थ ने ठीक से खाना नहीं खाया था क्योंकि उसके छोटे भाई ने उसके मुंह से निवाला छीन लिया था। तिया भी हैरान होकर ये देख रही थी। खाना खत्म हो चुका था, बस तिया की प्लेट में था। तिया बोली, मैं। अश्वत्थ बीच में बोला, तुम्हारा पेट भर गया। तिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया, उसका सच में पेट भर गया था, क्योंकि अश्वत्थ के कहने पर केयरटेकर ने तिया को बहुत हेल्दी और हैवी ब्रेकफास्ट कराया था और तिया से अब ये खाना खाया नहीं जा रहा था। अगले ही पल तभी अश्वत्थ ने तिया की प्लेट ले ली और वो उसकी प्लेट से खाने लगा। सब लोग ये देखकर बोले, वाओ हाउ रोमांटिक। अश्वत्थ चिढ़ के बोला, जस्ट शट अप, मेरा खाना छीन लिया गया है, मुझे भूख लगी है और अन्न का अपमान करना गलत बात है। दादाजी बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैं तो रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, बोलो बनाओगी। तिया दादाजी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसने हाँ में सिर हिलाया। दादाजी ने एक मेड को इशारा किया और वो मेड एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आई। दादाजी बोले, ये मेरी तरफ से। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने अश्वत्थ को देखा। अश्वत्थ बोला, ले लो। दादाजी ने अश्वत्थ को कहा, तुम तो उसे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे वो तुम्हारी मर्जी के बिना बोल भी नहीं सकती। अश्वत्थ दादाजी को समझते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है दादाजी, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर आदमी है ना। दादाजी थोड़ा सोच के बोले, ऐसी बात है तो इसका भी सोल्यूशन है, अब तुमने शादी कर ली है ना, बाकी भी कर लेंगे। बेटा ये लो। दादाजी ने तिया को वो गिफ्ट दिया और तिया ने उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनका गिफ्ट भी। जीती रहो और जल्दी से मुझे मेरे परपोते या परपोती का मुंह दिखा दो। दादाजी ये बोले और बस बोलते बोलते इमोशनल हो गए। वहीं ये बात सुनकर बाकी सबके दांत दिखाने लगे, तिया शर्म से झेप गई। अश्वत्थ को ये सब थोड़ा अजीब लगा और उसने दादाजी से कहा, दादाजी दिस सिचुएशन इज रियली ऑकवर्ड। दादाजी को अपने पोते की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, इसमें क्या ऑकवर्ड है। अश्वत्थ बोला, दादाजी आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जल्दी। बीच में ही दादाजी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, मेरे प्यारे पोते, मैंने कब कहा कि मुझे जल्दी है, जब तुम्हारी मर्जी होगी तब मुझे परदादा बना देना। ये सारी बातें सुनकर आदित्य बौ होने लगा और बोला, हो गया हो गया, चेंज द टॉपिक प्लीज। भाई आज रशिया जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट डील के लिए, वो भी 2 हफ्ते के लिए। दादाजी बोले, एक काम करो, अपनी पत्नी को भी ले जाओ। अश्वत्थ बोला, नहीं दादाजी, उसके लिए यहाँ दूसरा काम है और वैसे भी वहाँ मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स करनी है, मैं तिया को टाइम नहीं दे पाऊंगा। दादाजी को अश्वत्थ की यह बात सही नहीं लगी और उन्होंने पूछा, यहाँ ऐसा क्या काम है। अश्वत्थ अपने दादाजी को याद करते हुए बोला, आप ही तो कह रहे थे मेरी पत्नी लकड़ी के जैसी पतली और कमजोर है, कोई भी एक ही बार में फूंक मार के उड़ा देगा, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे आने तक मेरी बीवी की हेल्थ नॉर्मल हो जाए।
उसका वेट अभी बहुत कम है। फिलहाल आज वो हॉस्पिटल जाएगी। मुझे जानना है कि उसके शरीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से वो इतनी सूख गई है। दादा और पोते की बात सुनकर तिया दोनों को हैरान होकर देखने लगी और फिर खुद को देखते हुए सोचने लगी, मैं लकड़ी की तरह सूख गई हूँ। उसे महसूस हुआ कि वो खुद पर ध्यान नहीं दे रही है। उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा थोड़ा लटक गया था और उसने देखा कि उसके हाथ भी कमजोर हो गए हैं। उसने सोचा, मैं इतनी पतली हूं कि मुझे तो छोटा सा बच्चा भी उठाकर पटक देगा, इसलिए मैं उसे फिट रखना चाहता हूं दादाजी। अश्वत्थ की इस बात से टिया अपने ख्यालों से बाहर आई। दादाजी बोले, ये अच्छी बात है, इतना दुबला पतला होना भी सही नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम शायद ही किसी लड़की की इतनी परवाह कर पाओगे, पर मैं अब पूरी तरह से श्योर हूं कि तुम अच्छे बेटे, अच्छे पोते, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि एक अच्छे पति भी हो। वेरी गुड, मेरी तरफ से 100 में 100। और ताली बजाते हुए आदित्य बोला, और मेरी तरफ से 100 में 90। और दांत दिखाने लगा पर अपने दादाजी को देखा और चुप हो गया। शाम, आर्यन पैलेस। टिया शॉक थी। वो रूम में फ्लो पर बैठी थी, कॉफी टेबल पर रखे सारे गिफ्ट बॉक्सेस को देख रही थी, लेकिन वो उन्हें खोलकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी जब तक कि अश्वत्थ उसे न बोले। उसे अब भी ये सब सपना ही लग रहा था। उसे लग रहा था कि नींद खुलने पर सपना टूट जाएगा। उसकी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत की उसे ऐसा ससुराल मिले। भला कौन एक नाजायज औलाद को अपनाता है, यही सब सोचकर वो पैनिक करने लगी। तभी अश्वत्थ कमरे में आया और उसने टिया को फ्लो पे बैठे उन गिफ्ट बॉक्सेस को देखते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वो बोला, तुम्हारे लिए ही है सब, खोल कर देखो। टिया के चेहरे पर पैनिक था। वो समझ गया कि उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला था और अचानक इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट मिलने से वो हैरान थी और परेशान भी। वो ये भी समझ रहा था कि टिया इस सब को एक ख्वाब समझ रही थी जो सुबह होते ही टूट जाएगा। वो सोफे पर बैठा और फ्लो पर बैठी टिया को बांह पकड़कर उठाया। उसके छूते ही टिया के पूरे शरीर में कर्द दौड़ रहा गया। दिल में खलबली मच गई। अश्वत्थ ने उसे अपनी गोद में बिठाया। टिया समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो कनखियों से अश्वत्थ के हैंडसम फेस को देख रही थी। अश्वत्थ उसके कान के पास जाके प्यार से बोला, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है। तुम मेरी बीवी हो और ये सब तुम्हारा है। बस तुम्हें एक अच्छी बीवी की तरह रहना है। टिया ने हाँ में सिर हिलाया, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ टिया की गर्दन पे रखे और उसके झुके हुए चेहरे को ऊपर उठाया। उसे पल भर देखा और उसने टिया के नर्म होठों पर अपने होंठ रख दिए। टिया का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। तभी अश्वत्थ ने अचानक से टिया के निचले होंठ को जोर से काटा। टिया दर्द से तड़प उठी और तुरंत दूर हट गई। दर्द के एहसास से वो होश में आए। अश्वत्थ के होठों पर उसका खून लगा हुआ था। टिया को जोर से गुस्सा आया और वो मन ही मन सोचने लगी, राक्षस कहीं का, ऐसा कौन करता है। माना कि मुझ पर उनका 1 करोड़ का कर्ज है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे साथ कैसे भी बिहेव करेंगे। वो अश्वत्थ को अजीब नजरों से देखने लगी। अश्वत्थ के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। वो बोला, चाहो तो दोबारा तुम्हारे लिप्स को काट सकता हूँ। अब यकीन हुआ ये सपना नहीं है। टिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसके होठों में दर्द हो रहा था। वो दोबारा ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। उसके लिए ये सब पहली बार था। ये एक अलग ही तरह का एहसास था जिसे उसका दिल और दिमाग दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। अश्वत्थ बोला, मुझे पता है तुम हृदय अग्रवाल की नाजायज औलाद हो। डोंट वरी, इस घर के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। खाना सच में बहुत अच्छा था। तुम्हें तो किसी 7 स्टार होटल में मास्टर शेफ होना चाहिए था। अब तुम पहले मेरा गिफ्ट ले लो। उसने अपने कोट के पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकाला। टिया उसकी गोद से उठना चाहती थी लेकिन अश्वत्थ ने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। टिया उसे ध्यान से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना गुड लुकिंग हस्बैंड है। अश्वत्थ ने बॉक्स खोला। उसमें 2 कपल रिंग थी। वो रिंग्स बहुत खूबसूरत थी। टिया ने देखा कि वो न्यू डिजाइन की प्लैटिनम रिंग्स थी। अश्वत्थ ने एक रिंग अपनी उंगली में पहनी और एक टिया को लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहना दी और अपने हाथ के ऊपर उसका हाथ रख के देखने लगा और बोला, हम अच्छे लग रहे हैं हमारे हाथ साथ में। टिया दोनों रिंग्स को देख ही रही थी जब अश्वत्थ बोला, खबरदार उतारने की सोचना भी मत। टिया बोली, जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो रिंग टिया की उंगली में बहुत अच्छी लग रही थी और टिया को वो रिंग बहुत पसंद आई थी। वो बिना पालक झपकाए उसे ही निहार रही थी। अश्वत्थ बोला, मैं आज रात रशिया के लिए निकलने वाला हूँ। मेरी गैरमौजूदगी में तुम भागने की सोचना भी मत, समझी। टिया बोली, नहीं। अश्वत्थ बोला, मेरे आने तक दादाजी को इम्प्रेस कर लेना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैं आने के बाद तुम्हारा वेट चेक करूंगा। अगर तुम्हारा वेट उतना ही रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। टिया घबराकर उसे देखने लगी। वो मन में बोली, ऐसे कौन ख्याल रखता है। ये तो सरासर धमकी देने जैसा है। अश्वत्थ के जाने के बाद अकेले कैसे रहेगी टिया आर्यन परिवार के साथ। क्या जीत पाएगी वो दादाजी का दिल या फिर जिंदगी फिर उससे छीन लेगी खुशी के ये पल। 7 आदित्य का गिफ्ट। सुबह, आर्यन पैलेस। अश्वत्थ बहुत तेज था। वो उसके मन की बात समझ गया था। वो बोला, धमकी ही समझ लो। टिया फिर हैरान होकर उसे देखने लगी कि अश्वत्थ उसके मन की बात कैसे सुन लेता है। तभी आदित्य रूम में बिना नॉक किए बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह घुस आया। पर अश्वत्थ और टिया को एक दूसरे के इतना करीब देखकर उसने फट से ब्रेक लगाया और जल्दी से पलट गया और एम्बास होते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बता रहा हूं मैंने कुछ नहीं देखा। आदित्य को देख टिया भी घबरा कर उठने लगी, लेकिन अश्वत्थ ने उसे इतना टाइटली पकड़ रखा था कि वो उठने के बजाय उसके सीने से जा लगी। अश्वत्थ टिया को देख के मुस्कुराया और अपनी आंखें चढ़ाते हुए आदित्य से बोला, क्या कोई प्रॉब्लम है।
आदित्य हड़बड़ा गया और बोला, नहीं तो, मैं तो ये पूछने आया था कि लंच भी भाभी बनाएंगी या कोई कुक। वैसे कुक का बनाया खाना खाते खाते मैं पक गया हूँ, तो सोच रहा था कि आज सुबह की तरह अगर भाभी कोई अच्छी सी डिश बनाकर खिलाएं तो। अश्वत्थ उसकी बात काटते हुए बोला, एक शर्त पर। आदित्य चौंक गया और उसने पूछा, कैसी शर्त? अश्वत्थ ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हारा फैशन सेंस बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गैरमौजूदगी में मेरी बीवी को फैशन सेंस सिखाओ, उसकी ड्रेसिंग को भी अपनी तरह परफेक्ट बनाओ। आदित्य ने चैन की सांस ली और हंसते हुए बोला, सीधे कहो ना कि भाभी का मेकओवर करना है, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है? अगर भाभी मुझे रोज टेस्टी टेस्टी खाना खिलाएंगी तो मैं उनका मेकओवर तो क्या, उन्हें अवार्ड विनिंग दीवा बना दूंगा। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों भाई क्या डिस्कशन कर रहे हैं, वो कभी अपने देवर को देखती तो कभी अपने पति को। तभी अश्वत्थ उसे देखकर उस पर टिप्पणी करता हुआ बोला, तुम बहुत ओल्ड फैशन हो, मैं तुम्हारा मेकओवर करना चाहता हूँ। तिया खुद से मन में बोली, ओल्ड फैशन। उसे याद आया कि कॉलेज में भी सब यही कहते थे। अश्वत्थ उसे एक अंतर्यामी लग रहा था जो उसके मन की सारी बातें जानता था। तिया को हैरान देख आदित्य बोला, भाई आपको भगवान की तरह अंतर्यामी लग रहे होंगे, है ना? पर इनके बारे में ये सच है, ये इंसान के हाव भाव से गैस कर लेते हैं कि उनके में क्या चल रहा है, बट डोंट वरी, वो हमेशा सही नहीं होते। अश्वत्थ आदित्य को चुप कराते हुए बोला, चुपचाप अब निकलो यहाँ से। आदित्य बोला, जा रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। आप दोनों की खुशी के लिए मैं सबको घर से भेज सकता हूँ, खुद भी चला जाऊंगा और पूरा आर्यन पैलेस आपका, सारा टाइम अलोन टाइम होगा। पर भाभी मेरे भाई रोमांस के मामले में काफी कच्चे इंसान हैं, वो मेकओवर आपको करना पड़ेगा। ये कहकर आदित्य कमरे से जाने लगा और तिया मन ही मन सोचने लगी, सभी बेशरम है क्या इस घर में? तभी आदित्य मुड़ा और उसने बहुत ही शरारती अंदाज में कहा, मेरा गिफ्ट पहले देखना। अश्वत्थ चिढ़ के बोला, क्यों, उसमें ऐसा क्या है जो पहले देखना है? आपके बहुत काम का है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई, जरूर देखना। और ये कह के वो कमरे से बाहर चला गया। अश्वत्थ समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, वो अपने भाई को अच्छे तरह जानता था। तिया भी आदित्य का गिफ्ट देखना चाहती थी और वो सामने ही रखा था। तिया ने झट से वो बॉक्स खोला और देखते ही हैरान रह गई। तिया ने बॉक्स से गिफ्ट निकाला, अश्वत्थ ने भी गिफ्ट देखा और देखते ही उसकी भौहें तन गई, उसे गुस्सा आने लगा, वो मन ही मन बोला, आदित्य के बच्चे, तुझे तो मैं। तिया सदमे में थी। आदित्य ने तिया को सैटन का रेड कलर का 2 पीस नाइट गाउन दिया था। तिया ने एकदम नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश की और उस गिफ्ट को वापस बॉक्स में डाल दिया और बॉक्स बंद कर दिया। अश्वत्थ भी बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। तिया मन ही मन आदित्य को कोस रही थी, उसका मन कर रहा था कि वो शर्म के मारे मर जाए। अश्वत्थ भी आदित्य को 1000 गालियां दे रहा था, उसका जी कर रहा था कि वो उसे एक कमरे में बंद करके खूब पीटे। तभी अश्वत्थ का ध्यान तिया पर गया, उसने देखा कि वो दोनों उस बड़े से कमरे के बीचों बीच चुप खड़े हैं। अश्वत्थ माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए बोला, अरे वो पागल है, उसके गिफ्ट पर ध्यान मत दो। तिया की बोलती बंद थी, वो नजरें झुकाए उस गिफ्ट बॉक्स को देख रही थी। अश्वत्थ तिया को नॉर्मल करने के लिए बोला, तुम दूसरे गिफ्ट क्यों नहीं देखती? तिया के मन में आया, पहला गिफ्ट ही इतना शानदार है तो बाकी गिफ्ट में तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। वो घबराते हुए धीरे से बोली, सर आप ही देख लीजिए, मुझे नहीं देखना। और उठने लगी। अश्वत्थ ने उसे छोड़ दिया और तिया सीधे भागकर लाउंज में चली गई। तिया के जाते ही अश्वत्थ चिल्लाया, आदित्य, और वो आदित्य को ढूंढता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आदित्य और बाकी की सारी फौज बाहर एक साथ लिविंग रूम में थी। अश्वत्थ वहां पहुंचा और गुस्से में बोला, यह क्या मजाक है आदित्य? सबने उसे देखा। आदित्य मासूम बनता हुआ बोला, क्या हुआ भाई? अश्वत्थ फिर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बेहुदा गिफ्ट देने की? अश्वत्थ को नाराज देख आदित्य और हंसने लगा और बोला, आपको पसंद नहीं आया भाई, पर वो आपके लिए नहीं था, वो तो मेरी प्यारी भाभी के लिए था। मैं तो बस इतना चाहता था कि वो आपको रिझाने की कोशिश करें। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपने अपनी मर्जी से शादी की है, दादाजी अपने परपोते या परपोती को देखना चाहते हैं, आपको जल्दी करनी चाहिए और मेरा गिफ्ट इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। आदित्य का जवाब सुनकर सब ठहाके मारकर हंसने लगे, पर जैसे ही अश्वत्थ ने सबको एक बार गुस्से से देखा तो सब चुप हो गए। आदित्य बोला, कोई आदमी इतनी खूबसूरत बीवी पाने के बाद भी उससे दूर कैसे रह सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सच में वही हो जो लोग समझते हैं। बस आपने अपना राज छुपाने के लिए शादी की है। अश्वत्थ गुस्से में बोला, तुम्हें मुझ पर शक है कि मुझे औरतें नहीं आदमी पसंद है, पागल हो क्या? हाँ, मैंने उससे शादी की है और अपनी मर्जी से की है और माना वो खूबसूरत है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं बिना उसकी इजाजत के उसके साथ कुछ भी करूं। मैं इतना भी। अश्वत्थ बोल ही रहा था और तभी तिया वहां आई क्योंकि उसे ओरियन के साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था। सबने उसे देखा, सबकी नजर उसके गुलाबी पतले होठों पर टिकी हुई थी। अश्वत्थ ने तिया के होठों को बड़ी बेरहमी से काट डाला था और उसके होठों पर जमा हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था। तिया बिना अपने होठों को साफ किए ही आ गई थी। रचित आदित्य के सिर पर प्यार से मारते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। आदित्य अपना सिर सहलाते हुए कंफ्यूजन में बोला, मुझे क्या पता ये कब हुआ, पर अच्छा ही हुआ, और भाई कुछ तो हुआ, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि हमारे भैया से कुछ ना हो पाएगा। बाहर दिन में जब तिया ओरियन के साथ हॉस्पिटल गई तो शुरू में तो वो चुप थी, लेकिन धीरे धीरे जब ओरियन ने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया और उसके साथ फ्रेंडली होके रहा तो वो भी ओरियन से बातें करने लग गई थी।
वो खुश थी कि कोई उसे बुली नहीं कर रहा था। घर लौटने पर तिया का स्वागत भुक्कड़ आदित्य की फरमाइश ने किया। लंच टाइम हो गया था और छोटे शहजादे को खाना खाना था। तिया ने खुद ही लंच बनाया और खाना टेबल पर आते ही आदित्य खाने पर टूट पड़ा। आदित्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर बाकी लोग नहीं भी होते तो वो अकेला भी सारा खाना खा जाता। तिया को भले ही आदित्य को खाना खाते देख थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे सबके लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगा। रात हो चुकी थी। तिया चुपचाप बेड पर पालथी मारकर स्टैचू बनी बैठी थी और अपने पति को देख रही, जो अपनी फ्लाइट के लिए रेडी हो रहा था। उसकी फ्लाइट रात 12 बजे की थी। अश्वथ ने देखा कि टिया उसे एकटक देख रही है। कुछ कहना है तो कहो। तिया एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाती हुई बोली, नहीं। अश्वथ उसे देख के मुस्कुराया और उसको भरोसा दिलाते हुए बोला, चिंता मत करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा और तुम चाहो तो मिसेज आर्यन के पावर का यूज कर सकती हो, सब पर हुक्म चला सकती हो मेरी गैरमौजूदगी में। तिया उसे हैरान होकर देख रही थी। अश्वथ ने अपना काला ओवरकोट पहना और उसकी तरफ आया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं 2 हफ्ते तक यहाँ नहीं रहूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे पता नहीं चलेगा तुम क्या कर रही हो। तुम्हें मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे ताकि तुम सच में वो इंसान बन सको जिसे मैं दुनिया से इंट्रोड्यूस करवा सकूं, वरना तुम तो भीगी बिल्ली की तरह हो। तिया अश्वथ की बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। और कोई लड़की क्या ही जवाब देगी जब उसका पति अश्वथ हित आर्यन हो, दुनिया की सबसे पावरफुल पर्सनालिटीज में से एक, ऐसा इंसान जिससे भिड़ने की हिम्मत किसी में ना हो। ना जाने कितनी कंपनियां अश्वथ के रहमो करम के दम पर सक्सेस के शिखर पर पहुंची थी। उन कंपनियों की लिस्ट में सहाना राय और अव्यांश खन्ना के परिवार की कंपनियां भी शामिल थी। और अश्वथ जानता था कि अव्यांश और सहाना तिया के अतीत का दर्दनाक हिस्से थे और जल्द उन्हें उस दर्द का हिसाब चुकाना था। अश्वथ तिया से मुस्कुरा के बोला, वैसे तुम चाहो तो अच्छी बीवी की तरह कह सकती हो कि तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी। तिया अश्वथ का एक अलग ही रूप देख रही थी, कहाँ वो कम बोलने वाला, सीरियस रहने वाला वेपन्स किंग और कहाँ ये बेशर्मों की तरह बात करने वाला इंसान। अश्वथ ने तिया का चेहरा ऊपर उठाया और बोला, छोटी गिलहरी, मेरे बारे में इतना उल्टा पुल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया के लिए रिजर्व जरूर हूं, पर अपनों के लिए नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम उन बिगड़े अमीरजादों से बच गई और अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड से भी। तिया कुछ कहना चाहती थी, पर अश्वथ के इतने करीब होने से उसके शब्द गले में ही अटक गए। अश्वथ बोला, डोंट वरी, तुम मेरी हो और मेरी चीज को, भले मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, कोई परेशान नहीं कर सकता और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 हफ्ते अच्छे से बिताओ क्योंकि मेरे आने के बाद तुम्हें सही कायदे से मेरे साथ रहना पड़ेगा। अश्वथ के पीछे क्या होगा तिया का हाल? क्या तिया संभाल पाएगी इस नए परिवार के नए रिश्तों को या फिर अश्वथ की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा? चैट टिया की ट्रेनिंग एंड मेकओवर। अश्वथ तिया के होठों को ध्यान से देख रहा था, जहां उसने काटा था वहां हल्का सा जख्म था। उसने अपने अंगूठे से तिया के निचले होंठ को छुआ तो तिया के मुंह से एक आह निकली। अश्वथ ने तुरंत अपना अंगूठा हटा लिया। तिया उसे आंखें भर के देख रही थी। ये आदमी अच्छा है या? तिया ये सोच ही रही थी कि तभी अश्वथ ने उसे किस कर लिया। तिया हैरान रह गई, वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसे डर था कि फिर से उसके होंठ चोट खाने वाले हैं। वो मन ही मन घबराए, शायद ये अब फिर से मेरे होठों को काटने वाले हैं। उसके दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि अश्वथ को भी सुनाई दे रही थी। अश्वथ ने उसे और ज्यादा टाइटली पकड़ लिया और बेड पर लिटा दिया। तिया बर्फ की तरह जम गई थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आज तक कोई उसके इतने करीब नहीं आया था और ना ही किसी ने ऐसा कुछ किया था। हाँ, उसका फायदा उठाने की कोशिश कई लोगों ने करी थी, कामयाब कोई नहीं हो पाया था। तिया ने अश्वथ को देखा, जो उसे किस कर रहा था, उसने उसे दूर करने की हिम्मत भी नहीं की। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और अभ्रम और सेल्वन बिना नॉक किए अंदर आ गए। अंदर का नजारा देखकर दोनों को अपनी भूल का एहसास हो गया था। वो दोनों बहुत शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर जल्दी से पीछे मुड़ गए। दरवाजे की आवाज सुनकर अश्वथ ने तिया को फ्री कर दिया और उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक करने लगा और चिढ़ते हुए उनसे बोला, तुम लोग बिना नॉक किए अंदर कैसे आ गए? बैड मैनर्स, तुम लोग। बीच में ही सेल्वन माफी मांगते हुए बोला, बिग बॉस वी आर रियली सॉरी, हम भूल गए थे, अगली बार ऐसा नहीं होगा। आप नीचे नहीं आ रहे थे तो हम ऊपर आ गए और पल भर के लिए हम भूल गए थे कि आप अब अकेले नहीं रहते। अभ्रम सेल्वन की बात में अपनी सफाई जोड़ते हुए बोला, हमें पता नहीं था कि तुम इतने। उन दोनों की बात को अनसुना करते हुए अश्वथ बोला, चलो। अभ्रम उसे चिढ़ाते हुए बोला, चाहो तो कुछ देर और अच्छे से अपनी लिटिल वाइफ को बाई कर सकते हो, अभी बहुत टाइम है, और अगर इस फ्लाइट के लिए लेट हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट फ्लाइट से चले जाएंगे, अगर उसके लिए लेट हो गए तो उसकी नेक्स्ट फ्लाइट से चले जाएंगे, फ्लाइट्स की कमी नहीं है। अश्वथ गुस्से में बोला, अपनी बकवास बंद करो। और तिया से नजरें बचाते हुए अपना लगेज लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अभ्रम और सेल्वन भी उसके पीछे पीछे चले गए। तिया अभी भी उन बीते पलों में खोई हुई थी, उसे ये सब सपना ही लग रहा था। वो अपने होठों को छूकर बोली, मतलब वो मुझे। फिर एकदम से उसके गाल ब्लश करने लगे। वो नहीं जानती थी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो अश्वथ के साथ सेफ फील करने लगी थी। उसे अश्वथ बुरा नहीं लगता था और ना ही उसकी हरकतें, जो कभी भी किसी भी टाइम ओवरबोर्ड हो जाती थी। तिया ब्लैंकेट से अपना चेहरा छुपाकर शर्माने लगी। फिर उसे अचानक से लगा, मैं अचानक ब्लश क्यों कर रही हूँ? वो मेरे ओनर है, उन्होंने मुझे 1 करोड़ देकर बचाया है। नो कोका। कोका तिया का निकनेम था, उसकी माँ उसे प्यार से कोका कहती थी। तिया ने सोचा कि भले ही उसे अश्वथ से डर लगता था लेकिन उससे नेगेटिव वाइब्स नहीं आती थी।
वो खुद से ही बोली, जब अव्यांश मेरे करीब आने की कोशिश करता था तो जी करता था कि उसे थप्पड़ मार दूं, हमेशा उससे दूरी बनाकर रखती थी मैं, लेकिन अश्वत्थ की बात अलग है। अगर वो उस दिन नहीं आते तो वो लड़के ना जाने मेरे साथ क्या करते। थोड़ा खड़ूस टाइप का है पर मेरे साथ बहुत अच्छा है, और उसकी फैमिली और उसके लोग भी मेरे साथ कितने प्यार से रहते हैं। यही सब सोचते सोचते तिया सो गई। कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सालों में पहली बार उसे चैन की नींद आई थी। सुबह आर्यन पैलेस। अश्वत्थ चला गया था लेकिन उसके ऑर्डर्स को ओरियन पूरी तरह से फॉलो करने वाला था। सुबह 3 बजे अलार्म बजा और तिया उठ गई और नहा धोकर फ्रेश हुई। एक हाई नेक का स्लीवलेस इनर पहन लिया, नीचे काले रंग की ट्रैक पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहन लिए और भागते हुए बाहर ग्राउंड में आई। आर्यन मैंशन का ग्राउंड बहुत बड़ा था। ग्राउंड की सारी लाइट्स जल रही थी और ओरियन और आदित्य दोनों तिया का इंतजार कर रहे थे। ओरियन एकदम जोश में लग रहा था लेकिन आदित्य थोड़ा नाराज लग रहा था। आदित्य बोला, भाई ने मुझे भाभी का मेकओवर करने का काम दिया है, उन्हें ट्रेनिंग देने का नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाया है। ओरियन बोला, तुमने जो कल ठूस ठूस कर ब्रेकफास्ट और लंच फिर डिनर, ये सिलसिला चलता रहा न तो खा खा के मोटे हो जाओगे, क्योंकि अब यंग मैडम ही तीनों मील बनाने वाली हैं। इसीलिए अच्छा है अभी से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, बाद में पछतावा नहीं होगा। चलो यंग मैडम के साथ तुम भी ग्राउंड के 5 चक्कर लगाकर आओ। ओरियन ने टिया को दौड़ने का इशारा किया तो वो थम्स अप करके दौड़ने निकल पड़ी। ओरियन का ऑर्डर सुन के आदित्य वहीं हैरान खड़ा हुआ था। वो ओरियन से चिढ़ते हुए बोला, हे भगवान, तुम सच में बहुत बुरे हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसी सजा दे रहे हो। अब खाना पीना छोड़कर उपवास रखना शुरू कर दूं। तुम लोग क्या मुझे भूखा प्यासा मरने देना चाहते हो। ये गलत बात है। ओरियन बोला, नाटक मत करो और जाओ। यंग मैडम कब की चली गई। आदित्य ने देखा और बोला, मेरी प्यारी भाभी मुझे छोड़कर चली गई, ये तो गलत हुआ। और वो भी दौड़ने निकल गया। तिया दूसरे चक्कर में ही बुरी तरह से हॉन्फने लग गई थी। वो बड़ी मुश्किल से ओरियन के पास पहुंची और अपने घुटनों पर हाथ रखकर हॉन्फने लगी। वहीं उसके पीछे आदित्य भी पहुंच गया, उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। ओरियन बोला, यंग मैडम अगर आप कम से कम 3 राउंड नहीं लगाएंगी तो बिग बॉस आपको पनिश करेंगे। ये सुनते ही तिया के रोंगटे खड़े हो गए और वो फिर दौड़ने लगी। इस बार तो वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे उसके पीछे पागल कुत्ता पड़ा हो। आदित्य बोला, अगर मैं पूरा नहीं भी करूंगा तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। ओरियन उसे घूरकर बोला, तुम्हारे लिए भी पनिशमेंट है, तुम डाइट करोगे। ये सुनते ही आदित्य के होश उड़ गए। खाना तो उसके जीने की वजह थी। खाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो भी सिर पर हाथ रखकर फिर से दौड़ने लगा। 5 राउंड होते होते दोनों लगभग बेहोश होने के कगार पर थे। दोनों को ओरियन ने पानी की बोतलें दी। दोनों जल्दी जल्दी बोतल के ढक्कन खोलकर पानी पीने लगे। ओरियन बोला, इसके बाद बाकी एक्सरसाइज जिम में करनी है, जो घर के तीसरे फ्लोर पर है। ये सुनकर आदित्य और तिया दोनों का चेहरा लाल हो गया। दोनों अश्वत्थ को पीटना चाहते थे पर करते क्या। चुपचाप ओरियन के पीछे पीछे मरियल घोड़ों की तरह चलते चले गए। तिया जिम देखकर हैरान थी। ओरियन बोला, सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। और वार्म अप में जो एक्सरसाइजेस करनी थी उनके नाम बताने लगा। आदित्य बोला, ये वार्म अप की लिस्ट तो बहुत लंबी है, और अगर ये सिर्फ वार्म अप है तो एक्सरसाइजेस कितनी लंबी होगी। हे भगवान, मुझे इस धरती पर नहीं रहना। ये कहकर आदित्य फर्श पर लुढ़क गया। तिया भी इतने सारे नाम सुनकर लगभग बेहोश होने के कगार पर ही थी, पर ओरियन को उनपे कोई दया नहीं आई और आखिर में दोनों ने पूरा वर्कआउट किया। वर्कआउट खत्म होते होते दोनों आधे बेहोश ही हो गए थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे। घर में सब तिया की रिस्पेक्ट करते थे और उसकी हेल्प भी करते थे। समय समय पर अश्वत्थ अपडेट लेता रहता था। आदित्य का भी आधा वजन कम हो गया था। तिया को ओरियन ने एक्सरसाइज के साथ सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहा था। दादाजी तो तिया को अपनी सगी पोती की तरह प्यार करते थे। 2 हफ्ते कब बीते पता ही नहीं चला। तिया सबका दिल जीत चुकी थी और सबके साथ बहुत फ्रेंडली और कंफर्टेबल थी। आदित्य तिया का मेकओवर भी कर चुका था। वो अब मॉडर्न बन चुकी थी और लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनने लगी थी और उसका 1 किलो वजन भी बढ़ गया था। जब तिया को ये पता चला कि अश्वत्थ आ जाने वाला है तो वो हैरान रह गई। एक तरफ उसे दुख था क्योंकि उसकी एब्सेंस में उसने उनके रूम का नक्शा ही बदल डाला था, और अब उसे डर लग रहा था कि अश्वत्थ रूम की हालत देखकर उसे जिंदा दफना देगा। उसने इन 2 हफ्तों में अश्वत्थ के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, और ये भी कि वो जब गुस्सा होता है तो किसी की नहीं सुनता। वो इस बात से अनजान थी कि अश्वत्थ को सब पता था कि वो 2 हफ्तों में क्या क्या काम कर चुकी है। तिया को आज कॉलेज भी जाना था, उसे वहां किसी जरूरी काम से बुलाया था। कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन तीनों को पता था कि तिया अब अश्वत्थ आर्यन की वाइफ है। वो उसके साथ कैसा भी व्यवहार नहीं कर सकते थे। वैसे भी तिया के साथ उनका व्यवहार पहले से ही ठीक था, पर यह जानने के बाद कि तिया अश्वत्थ आर्यन की वाइफ है वो थोड़ा डर रहे थे। वो अश्वत्थ आर्यन के गुस्से से वाकिफ थे और फिर अश्वत्थ आर्यन उस कॉलेज का ट्रस्टी भी था। अश्वत्थ आर्यन ने उन सबको सीधी धमकी दी थी कि उसकी लिटिल वाइफ को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और तिया को ये पता नहीं लगना चाहिए कि वो उस कॉलेज का ट्रस्टी है, वरना वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। तिया कॉलेज पहुंची। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। अब वो पहले वाली तिया नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग और खूबसूरत दिख रही थी। उसने एक शर्ट टाइप टॉप और नीचे रफल स्कर्ट पहन रखी थी। पैरों में हील्स थी। अपने बालों की 2 फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी। आज वो नर्वस नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट थी। पूरा कॉलेज उसे देखकर हैरान था। वो सीधे प्रिंसिपल रूम में गई। तिया को देखकर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन तीनों के पसीने छूटे हुए। तिया ने उन्हें ग्रीट किया। डीन ने उसे बैठने को कहा और फिर उसे कुछ बातें बताई गई।
उन्होंने उसे बताया कि सहाना ने तिया की इमेज को खराब करने के लिए कुछ अफवाहें फैला रखी थी और उन तीनों को ये पता था कि ये सब झूठ है, वो बस तिया से जानना चाहते थे कि क्या वो सहाना के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहती है। तिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं आपको मंडे को बताऊं, एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनने के बाद तीनों ने चैन की सांस ली। प्रिंसिपल कायंत बोले, हाँ क्यों नहीं। तिया ने तीनों को देखा और पूछा, और कोई बात सर? डीन अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए बोले, नहीं और कुछ नहीं। वो लोग भी तिया का बदला रूप देखकर हैरान थे, पहले एकदम सिंपल रहने वाली तिया क्लासी हो गई थी और मॉडर्न भी। तिया प्रिंसिपल रूम से बाहर आए और उसने चारों तरफ देखा, उसे अब पहले की तरह डर नहीं लग रहा था, अब तो वो 2-4 लोगों को एक साथ पीट भी सकती थी, पर अश्वत्थ का डर अब भी उसे सता रहा था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, अगर सर को पता चला मैंने उनके रूम का क्या हाल बना रखा है तो वो पता नहीं क्या करेंगे। कहीं वो मुझे मार तो नहीं डालेंगे। प्लीज भगवान मुझे बचा लेना। अश्वत्थ से खुद को बचाने की प्रार्थना करते करते तिया एक लड़की से जा टकराई। उस लड़की ने उसे हैरान होकर देखा और बोली, कोका, तू कहाँ थी इतने दिनों से? वो लड़की थी ओजल, कॉलेज में तिया की बेस्ट फ्रेंड। तिया उसे देख के बहुत खुश हुई और उसके गले लग गई। ओजल भी बहुत खुश थी तिया को इतना बदला हुआ देखकर। वो बोली, वाओ, ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। 2 हफ्ते तक कहाँ थी यार तुम? तिया ने उसको देखा और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए और अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए बोली, डॉर्मेट्री में जाकर बात करते हैं। कौन थी ओजल और क्या होने वाला था आर्यन पैलेस में अश्वत्थ की वापसी पर? क्या तिया का टच अश्वत्थ का दिल जीत लेगा या फिर उसके गुस्से की आग को भुगतना पड़ेगा इस नई तिया को? चनाइन ओजल का टिया के लिए खुश होना। दिन, तिया का कॉलेज। तिया की बात सुनकर ओजल भी जल्दी से बोली, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। और ओजल तिया का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी, तभी रास्ते में उन्हें अव्यांश मिल गया। उसे देखकर ओजल भड़क गई, तुम दोनों का पेट नहीं भरा कोका की बदनामी करके। तुम और तुम्हारी वो बिच, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। अव्यांश दांत पीसते हुए बोला, यू ब्लडी बिच, हाउ डरे यू। तिया समझ गई थी कि बात बढ़ने वाली है तो वो ओजल को शांत करते हुए बोली, जाने दे यार, मुझे घर के लिए निकलना है, चल यहाँ से, इट्स इरिटेटिंग, लेट्स गो ऑज। तभी अव्यांश की नजर तिया पर पड़ी। ओजल से बहस के चक्कर में उसका ध्यान उस खूबसूरत लड़की पर गया ही नहीं जो ओजल के साथ थी, पर तिया की आवाज वो पहचान गया और उसने देखा कि ये तो तिया है। वो बोला, क्या तुम मुझे वापस इंप्रेस करना चाहती हो जो अपना मेकओवर करके आए हो? सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सहाना इज द बेस्ट, यू आर सो बोरिंग, शी इज अमेजिंग। अव्यांश की गलतफहमी एक जोरदार किक से दूर हुई, वो कुछ दूर जा गिरा, उसके पेट में एक किक तिया ने मारी थी। ये नज़ारा देख के ओजल जितनी हैरान थी उतनी ही खुश भी। तिया अव्यांश की जमकर पिटाई करना चाहती थी, पर वो कुछ सोचकर रुक गई। ओजल अव्यांश को एक किक मारकर बोली, तुम इस तरह गिरे हुए अच्छे लग रहे हो। ये कहते हुए ओजल ने फट से अपना फोन निकला और अव्यांश की इस गिरे हुए हाल में फोटोज क्लिक कर लिए। तिया उस पे चिल्ला के बोली, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जो तुम्हें इंप्रेस करूं। और चली गई, और उसके पीछे ओजल। अव्यांश शॉक था, उसे तो ये तिया नहीं कोई और ही लड़की लग रही थी। वो गुस्से में दांत पीसते हुए खुद से बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हॉस्टल में ओजल के रूम में ओजल खुश होकर बोली, वाह मेरी जान, क्या किक मारा। बाय द वे, तुम 2 हफ्तों से कहाँ थी? तिया दूर बंद करके बोली, बताती हूँ। तिया के बदले तेवर का राज जानने के लिए ओजल बहुत एक्साइटेड थी। तिया उसे सब बताती गई और ओजल की आंखें हैरानी से बड़ी होती चली गई और वो अचानक खुशी से बेड पर उछलने लगी। तिया उसे ऐसा करते देख बोली, ऑज आर यू मैड? ओजल खुश होकर बोली, बेस्टी, यू आर सो लकी। तिया घबरा कर बोली, क्या लकी? उन्होंने मुझे बचाया है, डैम इट। ओजल बोली, तो क्या हुआ? कम से कम उस छछूंदर अव्यांश खन्ना से तो अच्छे हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर तिया चौंकते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुम उन्हें अच्छी तरह से जानती हो? जब ओजल ने तिया की बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया है। वो तुरंत बात पलटते हुए बोली, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, मेरे पापा उन्हें जानते हैं, वो उनके लिए बुरे हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर अपने परिवार के लिए वो एक आम इंसान ही है, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और जैसा कि तुमने बताया, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, और तो और उन्होंने तुमसे शादी भी की है, तो यार मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें 1 करोड़ देने की जरूरत होगी। अगर कर्जा ही चुकाना होता तो वो तुमसे शादी नहीं करते, सो जस्ट रिलैक्स। ही इज नॉट अ मॉन्स्टर, ही इज अ गुड पर्सन। ओजल अपने मन में बोली, अगर अभी मैं इसे बता देती कि मैं उनकी क्या लगती हूँ। ओ माय गॉड भाई, मुझे जिंदा गाड़ देंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं उनके ही कॉलेज में उन्हें बिना बताए पढ़ रही हूँ। ओजल को डर था कि अश्वत्थ को उसके बारे में पता ना चल जाए, पर उसको खुशी भी थी कि उसके भाई ने उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली थी। तिया कुछ सोचते हुए बोली, बात तो तुम सही कह रही हो, सर और उनकी फैमिली दोनों मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। सर ने मेरी जान भी बचाई और इज्जत भी, और फिर मुझे इतना स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट भी बना दिया, बस मुझे एक ही चीज का डर है, उनके गुस्से का, मैंने सुना है कि उनको बहुत गुस्सा आता है। ओजल उसको समझाते हुए बोली, गुस्सा तो सबको आता है ना, और उन्हें गुस्सा तभी आता है जब कोई उन्हें नाराज कर देता है। मुझे पता है तुम भूल कर भी उन्हें कभी नाराज नहीं करोगी। सो मिस कोका, सॉरी मिसेज अश्वत्थ आर्यन, आपको कैसा लग रहा है? द वेपन्स किंग, मिस्टर अश्वत्थ आर्यन की वाइफ बनकर शहर का सबसे पावरफुल इंसान अब तुम्हारे हाथ में है, मतलब तुम अपने हबी से कहकर कुछ भी करवा सकती हो।
तिया उसकी ये नौटंकी देखकर हैरान रह गई। वो बोली, मुझे कुछ नहीं कराना उनसे, क्या बोली जा रही है? तो ओजल उसे चिढ़ाते हुए बोली, और ये तो बताओ कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी रही? बताओ बताओ। तिया ओजल की बेशर्मी देखकर झेप गई, उसे अश्वत्थ की याद आ रही थी, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो बोली, जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरे बॉस हैं, तुम भी ना। ओजल बोली, रियली, तो तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? बोलो बोलो, शर्माने का क्या मतलब है? तिया अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखते हुए बोली, आज बहुत लेट हो गया है, पता है, आज सर रशिया से आने वाले हैं और घर के रूल्स के हिसाब से मुझे 8 बजे से पहले घर पहुंचना होगा। ओजल बोली, बहाने मत बनाओ, सीधा क्यों नहीं कहती कि उनको देखने के लिए मरी जा रही हो, वैसे भी वो काफी हैंडसम है तुम्हारे सर। ऐसा कुछ नहीं है, बकवास बंद करो। ये कहकर तिया जाने लगी। ओजल बोली, ठीक है, जाओ, तुम भी क्या याद रखोगी? तिया उससे गले लगाते हुए बोली, यू आर द बेस्ट, सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ, मुझे लगता था कि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो भी, और आंखें नम हो गई। ओजल उसका सर सहलाने लगी और बोली, रोने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारे पास एक रिच, लविंग एंड केयरिंग हबी है, तो किसी चीज की फिक्र मत करो, बस अपनी स्टडीज और अपने हैंडसम हस्बैंड पर ध्यान दो। वैसे शादी के बाद तुम्हारे फेस पर एक अलग ही नूर दिखाई दे रहा है, और तुम्हारा एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। तिया बोली, जस्ट शट अप। तभी तिया का फोन बजने लगा, उसने अपने बैकपैक में से अपना फोन निकाला और देखा, अश्वत्थ का कॉल आ रहा था, उसने उसका नाम, सर के नाम से सेव किया था। तिया बोली, ओह माय गॉड, ओजल सर मुझे कॉल कर रहे हैं, क्या करूं मैं? उन्हें पता चल गया होगा मैंने उनके रूम का क्या हाल बना रखा है, आज के डिनर में वो मुझे ही खाएंगे, और वो भी कच्चा। ओजल बोली, क्या किया है तुमने? तिया ने उसे सारी बात बताई और बोली, क्या करूं बताओ ना। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ओजल बोली, जो होगा देखा जाएगा, तुमने ही कहा था ना कि दादाजी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, अगर तुम्हारे सर कुछ भी करते हैं तो दादाजी से शिकायत कर देना, लेकिन पहले फोन तो उठाओ। अश्वत्थ का कॉल आ रहा था पर तिया रिसीव नहीं कर रही थी, वो डर से जम गई थी, तो ओजल ने उसके हाथ से फोन लेकर कॉल रिसीव कर ली। क्या किया तुमने? क्या बोलूंगी मैं? बिना मुंह से आवाज निकाले बस आंखों से इशारा करते हुए तिया ओजल से बोली। ओजल ने तिया को शांत करते हुए धीरे से समझाया, बात करो, सब ठीक होगा। तिया ने एक बार गुस्से से ओजल को देखा और डरते हुए फोन अपने कान के पे लगाया और बोली, गुड मॉर्निंग सर। ओजल पीछे से बोली, गुड मॉर्निंग। पागल हो गई हो, गुड इवनिंग है। जल्दी से तिया बोली, गुड इवनिंग सर। अश्वत्थ बोला, क्या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग लगा रखा है, मेरा फोन रिसीव करने में इतना टाइम क्यों लगा और ये दूसरी लड़की कौन है? तिया हड़बड़ाते हुए बोली, सर वो मेरी फ्रेंड है। अश्वत्थ बोला, मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर हूँ, जल्दी आओ, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। ये सुनकर घबराहट में तिया के हाथ से फोन छूटकर गिरने ही लगा था कि उसने जल्दी से फोन को पकड़ा और हड़बड़ाते हुए बोली, सर आप क्यों आए हैं? मैं घर आ जाऊंगी। अश्वत्थ बोला, तुम बाहर आओगी या मैं कॉलेज के अंदर आऊं? तिया घबरा गई और बोली, नहीं सर मैं आ रही हूँ अभी इसी वक्त। और फोन कट गया। ओजल बोली, क्या हुआ? तिया बोली, लगता है मेरी खैर नहीं, वो कॉलेज के बाहर मुझे पिक करने आए हैं, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। ओजल तिया की नादानी पर हंसती हुई बोली, पागल लड़की, शाम के 6 बजे बज रहे हैं, सब लोग घर जा चुके हैं। तिया ने अपनी घड़ी देखी, वो खराब हो चुकी थी। उसने फोन में देखा और बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ, बस तुम दुआ करो कि मैं जिंदा बच जाऊं। ओजल बोली, अरे ऐसे सोचो कि वो तुम्हें खुद लेने आए हैं, क्या पता आज रात। और जानबूझकर पूरी बात नहीं कही। तिया जोर से बोली, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं जा रही हूँ। और भागते हुए निकली हॉस्टल से और सीधा कॉलेज के एंट्रांस पे जाके रुकी, जहां पर अश्वत्थ की आलीशान ब्लैक एसयूवी खड़ी थी। अश्वत्थ ने बैक सीट का शीशा नीचे किया और उसे देखा और बोला, इनविटेशन चाहिए, जल्दी बैठो। ये सुनकर तिया हड़बड़ा गई और हड़बड़ाहट में एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। अश्वत्थ ने उसे देखा, सेल्वन ड्राइविंग सीट से नीचे उतरने लगा पर अश्वत्थ ने उसे बैठे रहने का इशारा किया। तिया दर्द में कराहने लगी, फिर ये सोचकर कि अश्वत्थ उसे पनिश करेगा, वो जल्दी से उठी और अपना दर्द भूलकर गाड़ी के दरवाजे पे आई और अश्वत्थ ने उसके लिए बैक सीट का दूर खोल दिया। तिया गाड़ी में बैठते ही शॉक हो गई, अश्वत्थ की एसयूवी के अंदर ना जाने कितने सारे डिवाइसेस लगे थे, ऐसी गाड़ियां उसने सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखी थी। अश्वत्थ ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और तिया विंडो के पास सिकुड़कर बैठ गई और सेल्वन ने गाड़ी स्टार्ट करी। अश्वत्थ ने उसके घुटनों को देखा जिस पर गिरने की वजह से खरोंचें आ गई थी, उसके हाथ भी छिल गए थे। अश्वत्थ ने तिया की बांह पकड़कर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, तिया हैरान अश्वत्थ की गोद में बैठी हुई थी। उसे लगा था कि अश्वत्थ उसे आज मार ही डालेगा, पर यहाँ तो अश्वत्थ बिल्कुल शांत था, उसने ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करी थी। अश्वत्थ ने एक हाथ से तिया की बेली को पकड़ा, उसके छूने से तिया एकदम से सिहर उठी। अश्वत्थ प्यार से बोला, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था, अगर किसी गड्ढे में गिर जाती तो पक्का तुम्हारा सिर फूट जाता। तिया डरते हुए बोली, आगे से ध्यान रखूंगी। अश्वत्थ ने गाड़ी के दरवाजे में बने एक कंपार्टमेंट में से एक फर्स्ट एड किट निकाला और तिया के स्क्रैचेस पर बैंडेज लगा दी और उसके हाथों को देखने लगा। उनमें ज्यादा चोट नहीं आई थी, उसने उन पर दवाई लगा दी और फिर फर्स्ट एड किट वापस उसकी जगह पर रख दिया। तिया हैरान से सब देखती रही। तभी अश्वत्थ उसके कान के एकदम पास जाके धीरे से बोला, मुझे मिस किया। इतने नजदीक से उसकी आवाज सुनकर तिया सिहर उठी, उसके तन बदन में जैसे करंट सप्लाई होने लगा, उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी गोद में जमी बैठी रही।
अश्वत्थ तिया की हालत समझ रहा था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ? क्या इससे पहले कोई तुम्हारे इतने करीब नहीं आया क्या? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी नहीं? तिया ने घबराकर ना में सिर हिलाया। अश्वत्थ के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने तिया को और टाइटली पकड़ लिया और उसकी इस हरकत से तिया की धड़कन गोली की तरह दौड़ने लगी। तिया को शर्माते और घबराते देख अश्वत्थ मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा वेट चेक करूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम्हारा वेट बड़ा है। क्या तुम ठीक से नहीं खा रही थी? तिया डरते हुए बोली, 1 किलोग्राम बड़ा है। अश्वत्थ बोला, बस 1 किलोग्राम? मुझे तो लगा था कम से कम 5 किलोग्राम। तिया उसे हैरान होकर देखने लगी। अश्वत्थ बोला, मुझे पता चला है कि तुमने अपने एक्स को जोर से किक मारी। टिया और ज्यादा हैरान रह गई। वो हकलाते हुए बोली, आपको कैसे पता? अश्वत्थ बोला, पता है मतलब पता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ एक किक नहीं, लात घूसों की बरसात कर देता। उद्धरण चिन्ह। तिया का ये नया रूप क्या जीत लेगा अश्वत्थ का दिल? कैसे निभाएगी तिया अपने आर्यन परिवार की बहू होने की जिम्मेदारी, अश्वत्थ की बीवी होने का फर्ज और अपने और अपनी के सपनों से किया हुआ वादा? चटैन अश्वत्थ और टिया की जिद। अश्वत्थ ने तिया का फेस अपनी तरफ किया और उसका चेहरा ऊपर उठाया। वो झुककर तिया को किस करने ही वाला था कि अश्वत्थ का फोन बजने लगा। अश्वत्थ ने तिया को अपने सीने से लगा लिया। तिया हैरान होकर उसे देखने लगी। वो अश्वत्थ की बाहों में सेफ फील कर रही थी। उसने अश्वत्थ के सीने में अपना सिर छिपा लिया। अश्वत्थ ने फोन रिसीव किया और तिया सिर को प्यार से सहलाने लगा। तिया को जल्दी से नींद आ गई। अश्वत्थ अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। अश्वत्थ ने तिया को देखा जो सुकून की नींद सो रही थी। उसने तिया के सिर पर किस किया और उसे अच्छे से पकड़ा। तिया कसमसाकर सो गई। अश्वत्थ ने तिया के हाथ को देखा और चुपचाप प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों से खेलने लगा। जब वो उनके आलीशान पैलेस पर पहुंचे तो गाड़ी रुकने की वजह से तिया की नींद अचानक से खुल गई। उसने खुद को अश्वत्थ के बाहों में पाया। वो उसे उठाकर अंदर ले जा रहा था। उनके पीछे अश्वत्थ के हैंडसम वेल मैनर्ड लोग थे जो अश्वत्थ की तरह ही परफेक्ट बॉडी शेप के थे। वो लोग किसी फैशन शो के मॉडल से कम नहीं थे। तिया मन में बोली, आर्यन फैमिली में इतने सारे गुड लुकिंग आदमी हैं और सब सिंगल। उसका हस्बैंड भी भले रोमांस के मामले में कच्चा था पर वो बहुत गुड लुकिंग और हर तरीके से परफेक्ट था। पर वो बुरे लोगों के लिए किसी राक्षस से कम नहीं था। वो धोखेबाजों के लिए नरक से आया हुआ मौत का देवता ही था। उसके फेस पर हमेशा सीरियसनेस रहती थी, जो अब भी थी। अश्वत्थ ने तिया को देखा और बोला, नींद पूरी हो गई? तिया झेप गई और अपना सिर उसके सीने में छुपाने लगी। अश्वत्थ कुछ नहीं बोला और उसे सीधे रूम में ले गया और बाथरूम में ले जाकर बाथटब के ऊपर बिठा दिया और बोला, शावर ले लो। तिया ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वत्थ बोला, जल्दी करना, मुझे भी शावर लेना है। तिया धीमी आवाज में बोली, आप पहले ले लीजिए। अश्वत्थ उसे अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में ले लेते हैं, इससे टाइम बच जाएगा और हम शावर भी ले लेंगे। और जब तिया ने ये सुना, वो बस शर्म से मरने ही वाली थी। वो बाथटब में लुढ़क गई और दर्द से कराहने लगी। अश्वत्थ बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला, मैंने ऐसा क्या कह दिया? और उसे उठाकर बिठाया। तिया की पीठ में दर्द हो रहा था। अश्वत्थ बोला, दिखाओ, मैं देखता हूँ। तिया घबराकर बोली, इट्स ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, प्लीज। अश्वत्थ उसे अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। मैं तुम्हें देख चुका हूँ, अब इतना क्यों शर्मा रही हो? तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना है, भले ही मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्जा है, पर तुम्हें मेरी बीवी बनकर ही रहना है। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो एक बीवी के होते हैं। तिया सर नीचे की ये सारी बातें सुन रही थी। अश्वत्थ बोला, जल्दी से शावर ले लो, और बाहर चला गया। तिया ने शावर लिया, फिर कपड़े पहनकर बाहर आए। उसे ख्याल आया कि अश्वत्थ ने रूम की हालत देखकर भी उसे कुछ नहीं कहा। उसने रूम को ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गई। वहां एक और कबर्ड आ गया था जहां पर तिया के सारे टेडी बेयर्स तरीके से रखे हुए थे। अश्वत्थ अपने शर्ट के 4 बटन खोले काम कर रहा था। तिया ने बेड पर देखा, एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। तिया जानना चाहती थी उसमें क्या है। वो अश्वत्थ को देखने लगी कि वो कुछ बोलेगा। अश्वत्थ ने उसे देखा और फिर अपनी फाइल्स कॉफी टेबल पर रख के नहाने चला गया। तिया हैरान होकर उसे देखने लगी। तिया चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई और उस गिफ्ट बॉक्स को घूरने लगी। वो देखना चाहती थी उसमें क्या था। अश्वत्थ नहाकर टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आया और काउच पर आकर बैठ गया। तिया जल्दी से उसके पास गई और उससे टॉवल लेके उसके बाल सुखाने लगी। अश्वत्थ ने ये ड्यूटी भी तिया को दे दी थी। अश्वत्थ तिया को ध्यान से देख रहा था। वो मन में बोला, छोटी गिलहरी, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे जितनी ही खूबसूरत थी। उनकी तरह ही बेवकूफ भी हो। अगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं निकालता तो पता नहीं तुम क्या बेवकूफी कर चुकी होती। तिया ने अश्वत्थ को खुद को चोर नजरों से देखते हुए महसूस किया और वो बोली, सर हो गया। अश्वत्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया और उसे अच्छे से पकड़कर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक अच्छी वाइफ को अपने हस्बैंड को। तभी अश्वत्थ का फोन बजने लगा। अश्वत्थ ने फोन पकड़ा और स्क्रीन पर अपने चाचा का नाम फ्लैश होते हुए देखा। वो फोन रिसीव करके बोला, हेलो चाचू। यतीश आर्यन की आवाज आए, अच्छा बरखुरदार, चुपके से शादी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या मैं तुम्हारी बीवी को मार डालता? अश्वत्थ बोला, चाचू वो मिल गई है और वही है। यतीश बोले, मतलब तुमने उसी से शादी की है? वाह, आखिर तुमने उसे ढूंढ निकाला। तुम्हें पता है ना उसकी माँ ने सालों पहले हम पर कितना बड़ा एहसान किया था।
अश्वथ बोला, मुझे पता है, आप चिंता मत करिए और इंडिया आने का फैसला मत लीजिए, कुछ महीनों बाद मैं खुद डेट फिक्स कर लूंगा, फिर पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा। यतीश बोला, ठीक है, फिर हम सब तुम्हारी शादी का रिसेप्शन रखेंगे। उसका ख्याल रखना। अश्वथ बोला, हाँ, और फोन रख दिया। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अश्वथ किससे बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है। अश्वथ ने उसे देखा और बोला, छोटी गिलहरी, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें खिलौने बहुत पसंद है, इतने पसंद है कि मेरी गैरमौजूदगी में तुमने मेरे कमरे में खिलौनों की दुकान लगा ली। टिया हकलाते हुए बोली, सॉरी सर, मैं, और चुप हो गई। अश्वथ बोला, मुझे पहले बता दिया होता, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे टेडी बेयर लाकर दे देता। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। अश्वथ उसकी नाक पर अपनी उंगली से टैप करते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा है। जैसा तुम्हारा दिल करे वैसे इस कमरे को सजाओ। टिया बहुत खुश थी। अश्वथ ने उसे प्यार से देखा और कहा, कॉलेज में अगर कुछ भी गलत होता है तुम्हारे साथ तो मुझे बताओगी, समझी? और तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी बीवी हो। टिया ये सुनकर थोड़ा नाराज हो गई, वो डरते हुए बोली, मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ सकती। अश्वथ अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्यों नहीं छोड़ सकती? टिया बोली, मेरा गुजारा उसी से होता है और मैं किसी पर डिपेंड रहना नहीं चाहती। अश्वथ बोला, ठीक है, जब तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लोगी और जब पैसा कमाने लग जाओगी तो चुका देना। टिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे अश्वथ उसकी जान मांग रहा हो। अश्वथ उसे समझते हुए बोला, दादाजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और इस घर के रूल्स के हिसाब से 8 बजे से पहले सब लोग घर में मौजूद होते हैं। टिया सिर झुकाकर बोली, आई नो। अश्वथ बोला, नाराज होना बंद करो, वरना तुम्हें मेरे साथ बेड पर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें पता ही है ना, मेरे दोस्त मेरे बच्चों को देखने के बाद अपनी लाइफ में सेटल होने की सोच रहे हैं, और दादाजी तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। बीच में ही टिया उसे देखकर बोली, सर। उद्धरण चिन्ह। अश्वथ बोला, यू आर माई वाइफ, ऑफ कोर्स हमारे बीच ये सब तो होना ही चाहिए। ये सुनकर टिया के होश उड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो अपने होंठ चबाने लगी। अश्वथ उसे देखकर बोला, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए उल्टा पुल्टा मत सोचो। टिया मन में बोली, क्या आदमी है, पहले तो खुद ही डरा रहे हैं और बाद में खुद ही बोल रहे हैं कि उल्टा मत सोचो। अब ऐसे में इंसान क्या सोचेगा? इस घर के सारे आदमी पागल है। अश्वथ टिया को छेड़ते हुए बोला, लगता है तुम चाहती हो। टिया अश्वथ की इस छेड़खानी से सिहर उठी और उसे डर लग रहा था। वो मन में बोली, हे भगवान, ये आदमी अब क्या चाहता है? और अपनी नजरें नीचे झुका ली। अश्वथ उसे ध्यान से नोटिस कर रहा था। वो बोला, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता, लोग तुम्हारा हर बार फायदा उठाते हैं। अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी तो जरूर मेरी लोग इंसल्ट करेंगे। ये कहकर कि अश्वथ आर्यन की बीवी गूंगी है, उसे ठीक से बोलना नहीं आता। ये सुनकर टिया हैरान रह गई। वो मन में बोली, ये तो सरासर गलत है, मुझे कोई गूंगी नहीं बोलता। ये तो मुझे गूंगी साबित करने में लगे हुए हैं। अब क्या मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं? अगर मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी तो बोलेंगे कि तुम इतना चिल्लाती क्यों हो। अब मैं करूं तो करूं क्या? खुद ही इतने सारे रूल्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं और अब मैं बकबक भी करूं। हे भगवान, ये आसमान फट जाए और मुझे निगल जाए। अश्वथ उसके मन की बात समझते हुए बोला, तुम्हारे सोचने से आसमान फटने वाला नहीं है, समझी? और मुझे ये बताओ, तुम टैक्सी से कॉलेज क्यों गई थी? मेरे घर में गराज भर गाड़ियां पड़ी हुई है, तुम्हें जो भी गाड़ी पसंद आती तुम्हें यहीं उसमें छोड़ देता कॉलेज, पर तुम टैक्सी में चली गई। मुझे तो ये भी पता चला है कि। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बीच में ही टिया रोने लग गई। अश्वथ उसे हैरान होकर देखने लगा। वो अच्छे से जानता था कि जब लड़कियां जवाब नहीं दे पाती तो अपने मोटे मोटे आंसू बहाती हैं। लड़कियों का सबसे खतरनाक हथियार होते हैं आंसू, और लड़के लड़कियों के आंसुओं से पिघल जाते हैं, पर अश्वथ उन लड़कों में से नहीं था। वो बोला, रोना बंद भी करो, मैं तुम्हें मार पीट नहीं रहा हूं। टिया बोली, वो, और चुप हो गई। वो बुरी तरह से रो रही थी। अश्वथ बोला, अब बताओ भी इतना क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? बताओ गलत किया है क्या? टिया ने ना में सिर हिलाया। अश्वथ बोला, फिर क्या बात है? टिया बोली, सर टैक्सी वाले ने मुझे 20 रुपए वापस ही नहीं किए, मैंने उन्हें 200 रुपए दिए थे, उन्होंने वापस ही नहीं किए। ये सुनकर अश्वथ की भौहें चढ़ गई। वो बोला, तुम 20 रुपए के लिए रो रही हो, पागल हो क्या? टिया कुछ नहीं बोली, वो तो बस 20 रुपए की रट लगाए रो रही थी। अश्वथ मन में बोला, इस लड़की के दिमाग की वायरिंग बिल्कुल मेरे मनचले भाई की तरह है, 20 रुपए के लिए कौन रोता है? अश्वथ बोला, रोने की कोई जरूरत नहीं है, बस 20 रुपए ही तो थे, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे उस ड्राइवर ने तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली हो। टिया उसे अपनी लाल आंखों से देख रही थी, जैसे कह रही हो, आप अमीर हो इसलिए आपको 20 रुपए का मतलब नहीं पता। अश्वथ बोला, तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है, और जैसा कि मैंने कहा है, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम स्टार कैफे में काम करती हो, वो भी नाइट शिफ्ट, और मुझे ये भी पता चला है कि वहाँ लड़के तुम्हारे ऊपर कमेंट भी पास करते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं, रात में लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा। टिया बोली, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। अश्वथ बोला, मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? टिया ने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। अश्वथ बोला, पता है तुम कितनी छोटी हो? टिया उसकी बात सुनकर अपनी उंगलियों को गिनने लगी। वो ऐसा करते हुए एकदम छोटी सी गिलहरी लग रही थी। वो गिनकर बोली, आपसे 11 साल छोटी।
अश्वथ उसे अपनी तीखी नजरों से देखने लगा और बोला, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम मुझसे कितनी छोटी हो, मैंने ये कहा कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। अगर तुमने दोबारा जिद की तो बता रहा हूं मैं उस कैफे को खरीद लूंगा और तुम्हें वहां काम नहीं करने दूंगा। ये सुनकर तिया मन ही मन अश्वथ को कोसने लगी। अश्वथ उसे अपना हुक्म सुनाते हुए बोला, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी, समझ में आई बात? क्या अश्वथ के कहने पर छोड़ देगी तिया अपनी नौकरी या फिर वो अपनी खुददारी से समझौता नहीं करेगी? क्या दूर हो जाएंगे तिया और अश्वथ के बीच के फासले या फिर कोई नई गलतफहमी इन दोनों को एक नहीं होने देगी?